सच की बात ये है कि उनको जितने धोखे मिले हैं और जितना प्यार मिला है, इतना किसी को भी नहीं मिला। से लोग सखा के पास बोल देते हैं, हम आना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। इसने भी बोला था, तो सखा ने इसको एक बात बोली थी कि कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहने है, के लिए कुछ भी नहीं है, तुम मेरे पास मतलब कि क्यों तुम आओगे? जो लाइफ हाँ, जी रही हो वो बहुत लग्जरियस मेरे लाइफ है पास और मेरे पास हाँ, नहीं है। तो मैं मत जिस आओ। फ्लैट में रहता हूँ वो भी रेंटेड है और उसका भी खर्चा कोई और उठा रहा है, तो मैं तुम्हें नहीं रख सकती। अचानक से ही फेसबुक पे मुझे गुमनाम है कोई नाम से एक आईडी दिखी कि गर्दनें कटेंगी यहाँ पे। उस दिन से ये साहस ऐसा सिख मुझ में था कि यार गर्दन कटवाने वाली बात आ गई तो कटवाएंगे। सखा परिवार बस मजे कर रहा है, खाना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। ना मेरी कोई कनेक्शन स्पिरिचुअलिज्म से था, ना मैंने कभी एनलाइटमेंट जैसा शब्द सुना था, ना मुझे ये पता था कि मेडिटेशन भी करना हो। स्वामी जी जेल गए थे उस सखा परिवार भी थे। अगर वो अकेले रहते तो उनको क्या दिक्कत थी? इतने बड़े आश्रम की भी जरूरत नहीं थी ना, अकेले रहने के लिए काफी था। अरे भाई इतना बड़ा आश्रम ही सखा परिवार की वजह से बनते हैं। अब समाज ही सिखा रहा है कि चलो अब वो दिक्कत में है तो आप उन्हें छोड़ दो। एक तो वहाँ के हिंदू समाज का जो भी था परमार्थ और वो सब वाले जितने भी बड़े मठाधीश थे, उन्होंने हर आश्रम में अनाउंसमेंट करवा दी थी कि जो उस आश्रम में कदम रखेगा ओशो कुंभ जहाँ हो रहा है वो बाकी, क्योंकि फॉरेनर्स को जितने भी आश्रम मिले हुए थे उधर अलाउड नहीं। आपने जितने धोखे खाए ना, इतने धोखे मैं खाऊं ना तो मैं सच में पागल हो जाऊं। आप अगर गुरु के साथ हैं तो आप समझ लीजिए आप नेवर एंडिंग परीक्षा में हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद सखा खुद आए, बॉम्बे तक आए, जबकि उन दिनों उनकी इतनी भी कंडीशन नहीं थी कि वो अपने लिए ट्रेन के टिकट खरीद सकें। मेरी बीवी है, बच्चे हैं और उस समय वो लोग कनेक्टेड नहीं भी थे। फिर और भी स्त्रियां थी उनकी लाइफ में, उन्होंने सब बताया। जलन और अहंकार में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जलन आपको हिला देती है, महसूस कराती है, और अहंकार का मजा आपको महसूस भी नहीं होने देता कि आप कब अहंकारी हो जाते। ऐसा बताओ कि अहंकार पुरुषों में ज्यादा हो, जलन स्त्री में ज्यादा हो? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जलन अपनी पुरुषों situation के में भी है। हिसाब से है ओशो के स्वामी जी। कितने सन्यासी जलते हैं स्वामी जी से, हैं तो पुरुष ही। सबको मेरे बारे में पता ही है, मेरा नाम दिव्या है। हाँ जी, और मैं 2013 से सखा जी के साथ हूँ। और बाकी ये है कि क्या जानना चाहते हैं आप लोग, सीधे पूछेंगे, उसमें मेरे बारे में सब पता चल जाएगा। हाँ जी बोलिए। अपना परिचय पूरी तरह से पारिवारिक माहौल खास करके और सखा से मिलने से पहले तक क्या आपके पारिवारिक माहौल से आया, आपका पालन पोषण किस? ओके ठीक है। मेरी भावना बस समझिए। हाँ, क्या पहले मेरा माना भावना था मैं बोलता हूँ कि अपना लाइफ स्टोरी सुना, ओके डन और वो लाइफ स्टोरी में तुम्हारा स्पिरिचुअल जर्नी हाँ। ज्यादा फोकस हो, और सखा के साथ में जो आपका सहवास है वो ज्यादा डिटेल्स में हमें बताएं। ठीक सखा है। के बारे में। बिल्कुल पहले एक दिव्या जी की सुनने और दिव्या से दिव्या माँ तक की। ओ माय पहले गॉड, दिव्या ये रखना इसमें ऑडियो। सब कुछ आ गया। ठीक क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, आप हाँ बस हाँ बोलो। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। देखिए मेरा अगर परिवेश में बताऊं तो एक सिंधी फैमिली में मेरा जन्म हुआ, जो कि उल्लासनगर में थे, जो कि बॉम्बे के पास में एक शहर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरी फैमिली बिजनेस फैमिली रही, और मैं अपने पेरेंट्स की पहली चाइल्ड थी, फर्स्ट चाइल्ड। और 21 साल की उम्र में मैं सखा जी के पास आई, और 21 साल तक जो मेरी लाइफ रही वो ऐसी रही कि उसमें कोई भी कमी नहीं थी, कोई स्ट्रगल्स नहीं थे। बहुत अच्छा परिवार मेरा रहा, संपन्न परिवार, और कोई दुख नहीं था मुझे कि मैंने दुखी थी इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना, या फिर मेरे को कुछ मांग थी इसीलिए मैंने रास्ता चुना, ऐसा भी नहीं है। मेरी कॉलेज लाइफ चल रही थी, जो कि मैं ग्रेजुएट हूँ, तो कॉलेज लाइफ चल रही थी, लास्ट ईयर चल रहा था,
और फिर अचानक से ही फेसबुक पे मुझे गुमनाम है कोई नाम से एक आईडी दिखी, और उसके बाद जो है मेरे को उस नाम ने बहुत अट्रैक्ट किया। और जब अचानक, बिल्कुल अचानक, ना मेरी कोई कनेक्शन स्पिरिचुअलिज्म से था, ना मैंने कभी एनलाइटमेंट जैसा शब्द सुना था, ना मुझे ये पता था कि मेडिटेशन भी करना होता है, क्योंकि एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग बच्चे जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही मेरा था। मैं 10th क्लियर किया तो डिसाइड किया कि आगे क्या करना है, 12th क्लियर किया तो डिसाइड किया कि आगे क्या करना है, ऐसे ही करते करते ग्रेजुएशन तक मैं आ गई। और मेरी फैमिली में एक मेरा भाई है जो कि मेरे से 10 साल छोटा है। और उसके बाद जैसे मैंने ये आईडी देखी, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और मतलब सब सच बताऊं तो मेरी जो पेरेंट्स थे उसमें मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट फादर रहे। मतलब उनको ये भी नहीं पसंद था कि मैं जो हूँ लड़कों से बात करूँ, या एक स्ट्रिक्ट फादर जैसे होते, लेकिन वो वही पिता थे जिन्होंने पूरे घर के विरोध में जाकर मुझे को एजुकेशन में एडमिशन दिलाया। मतलब दोनों बातें थी, वही चाहते थे कि मैं को एजुकेशन स्कूल में जिसमें लड़के लड़कियां दोनों साथ में पढ़ते हैं, और उन्हीं का ऐसा भी एक रूप था कि वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, लेकिन मेरी मदर फ्रीडम देने वाली थी। तो मेरी जो घर की कंडीशंस थी, उस कंडीशन में ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं किसी अनजान आदमी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, वो भी 2012 के आसपास, जब फेसबुक जैसी चीज़ें नई थी। और हाँ, बिल्कुल वही स्टार्टिंग, इतने यूज टू भी नहीं थे सोशल मीडिया, तो ये अब जाके इतना फेमिलियर हुआ है कि पेरेंट्स भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। पहले तो ये सब बहुत ठीक भी नहीं माना जाता होगा कहीं किन्हीं जगहों पे, लेकिन उस आईडी ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया, क्या किया ये मैं अभी शब्द नहीं दे सकती कि अट्रैक्शन था या क्या था। बस मैंने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद एक्सेप्ट भी हुई, जिसकी मुझे खुशी भी हुई। फिर ऐसे करते करते मेरी सखा जी से बातचीत शुरू हुई। तब मुझे इन सारे चीज़ों के बारे में धीरे धीरे पता चला कि वो कौन है, क्या करते हैं, क्या सोच रखते हैं। और 1 साल तक मेरी सिर्फ चैट पे ही बात होती रही, 1 साल तक। लेकिन उस 1 साल के दौरान ये था कि मुझे अंदर ही अंदर ये लगता था कि मुझे इनके पास जाना है, और क्यों जाना है इसका रीज़न मुझे कभी नहीं पता था उस समय, और ना ही कभी ऐसी मेरी सोचने की इच्छा होती थी कि मैं ये सोचूं कि मैं क्यों जाना चाहती हूँ, ये अनजान इंसान है, पता नहीं सच्चे हैं झूठे हैं, ऐसा मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। बस मुझे अंदर से था कि मुझे इनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है और मुझे जाना है। तो ऐसे करते करते, जबकि उस पूरे 1 साल की बातचीत में सखा ने अपनी लाइफ को ओपन कर दिया एक तरीके से कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी ज़िंदगी में मेरी बीवी है, बच्चे हैं, और उस समय वो लोग कनेक्टेड नहीं भी थे। फिर और भी स्त्रियां थी उनकी लाइफ में, उन्होंने सब बताया। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वो मुझे क्यों बता रहे हैं। मतलब आप क्यों अपनी लाइफ खोल दोगे किसी के सामने, और क्यों आप सोचोगे कि मैं इसको सब बता दूं, सच बताऊं जो भी है, जबकि कोई ऐसी अफेयर जैसी चीज़ भी नहीं थी कि वो बोले कि अफेयर है या कुछ है। लेकिन वो अपनी बात जैसे वीडियो में सब कुछ बोल देते हैं लोगों के सामने, ऐसे ही मुझे भी उन्होंने सब कुछ बताया। और ऐसे करते करते फिर मतलब मेरे अंदर से ये था कि पता नहीं मुझे कब परमिशन वो देंगे कि हाँ तुम आ सकते हो। और ये भी मुझे पता था कि मुझे मेरे पेरेंट्स जो हैं घर छोड़ने की या ऐसे जाने की परमिशन नहीं देंगे। ये तो लगभग सभी को पता होता है, कौन पेरेंट बोलेगा कि हाँ घर से भाग जा या चला जा ऐसे करके। फिर उसके बाद 2013 मार्च में शिवरात्रि का दिन था। मैं तब जॉब करने लगी थी, क्योंकि मेरी ये ज़िद थी कि मैं अगर जाऊंगी सखा के पास तो अपने पैसों से जाऊंगी, माँ बाप के पैसों से नहीं जाऊंगी।
तो मैंने कुछ महीनों की जॉब की, पैसे कमाए और फिर एक मतलब तैयारी की कि कैसे मैं घर से निकलूँगी। तो उस दौरान पूरी उसकी तैयारी थी। 9 मार्च को मैं निकली और मेरे चाचा तक ये बात पहुंच गई थी कि मैं घर से भागने वाली हूँ। और उन्होंने मुझे मतलब मेरे घर से लेके स्टेशन तक रूट में ही हमारी दुकान पड़ती है, जो कि हार्डवेयर और एशियन पेंट्स का हमारा काम था फैमिली का। तो उस दौरान उन्होंने मुझे बीच रास्ते में ही रोक लिया और मुझे समझ लीजिए स्टेशन तक भी नहीं पहुंचने दिया और वापस घर ले गए। और फिर पूरी फैमिली में सबको पता चल गया कि इस लड़की ने भागने का ऐसे ऐसे सब प्लान किया, सब कुछ किया और इसको कहीं दिल्ली, तब सखा दिल्ली में रहते थे, जनकपुरी में, और दिल्ली में इसको किसी के पास जाना है। फिर मेरे जितने भी चाचा थे, चाचियाँ थी, 2 चाचा हैं, 2 चाचियाँ हैं, उन्होंने पूरी मेरी एक तरीके से बिठा के एज इन क्लास ली, इंटरव्यू जो भी बोलेंगे सब पूछा कि किसके पास जाना है, क्यों जाना है, कौन आदमी है। तब एक वेबसाइट थी स्वामी जी की, वो थी lovedharma.org। तो मैंने बताया ये इंसान है, इनके पास मुझे जाना है और ये मैं इन्हीं के पास जाने के लिए घर से निकली थी। फ़ोन पे बात भी करवाई और लेकिन उस वेबसाइट पे स्वामी जी जेल गए थे उस घटना का भी वर्णन था, जिक्र था। तो उनको कुछ ना दिखा, बस वही दिखा कि ये व्यक्ति जेल में रह चुका है, तुम गलत जगह जा रही हो, ये वो। बहुत बवाल हुआ, बहुत कुछ हुआ इस बीच और 2 महीने तक ये सब चलता रहा। कैद हुई थी हाँ, दिव्या, मैं कैद कहीं हुई भी थी गई एक तरीके से कि मेरे को 2 महीने तक कहीं भी जाने आने नहीं दिया। अगर मैं कहीं भी जाती थी तो साथ में कोई ना कोई रहता था, या मम्मी या पापा या भाई, अकेले कहीं नहीं जाने देते। जो एक आम पेरेंट अपने बच्चे को रोकने के लिए जितने भी कोशिश करते हैं, जितने भी कदम उठाते हैं, वो सब उन्होंने किया। इसमें मेरे को मारा भी, रोका भी, बहुत कुछ हुआ इस बीच। फिर फाइनली मैंने स्वामी जी से ये कहा, तब मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो STD PCO से ही मैं बात किया करती थी। और तब मैंने जो है उनको बोला कि अब मैं नहीं निकल पाऊंगी, अब आप मुझे लेने आ सकते हैं तो ही कुछ हो सकता है, क्योंकि मैं अकेले तब कहीं भी ट्रैवल नहीं की हुई थी। मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ रूट, कौन सी ट्रेन लेनी है, कौन सा, मतलब उल्लासनगर से बॉम्बे जाना अपने आप में टास्क, और फिर उसके बाद दिल्ली, तो बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी बात थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था। हाँ, लेकिन मैंने 1 साल के दौरान बहुत सी R&D कर ली थी कि अगर मतलब एक तैयारी मेरी, पता नहीं क्यों, ये इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, एक तैयारी मेरा माइंड या मेरा कॉन्शियस बोल लीजिए हमेशा करता था, अब अगर मैं इस कंडीशन में बैठी हूँ और अगर मुझे सखा का मैसेज आ जाएगा कि अभी निकलो, तब मैं क्या करूँगी, तब मेरे पास क्या अरेंजमेंट्स होंगे, मेरे पास पैसे होंगे, मैं मम्मी पापा को क्या बोलूँगी या उनसे छुप के कैसे निकलूँगी। तो मतलब ये एक तैयारी हमेशा चलती रहती थी माइंड में 24 घंटे। तो वो भी एक मेरे लिए, अब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि जो भी था नेचुरली था, मेरा कुछ भी दिमाग नहीं था इसमें, जो हो रहा था खुद ब खुद हो रहा था। फिर उसके बाद सखा खुद आए, बॉम्बे तक आए, जबकि उन दिनों उनकी इतनी भी कंडीशन नहीं थी कि वो अपने लिए ट्रेन की टिकट खरीद सकें, इतना भी फाइनेंशियल नहीं था उनके पास। कि तब एक लेडी थी हमारे से जुड़ी हुई, मतलब सखा जी से जुड़ी हुई थी, तो उस लेडी, वो भी बॉम्बे की रहने वाली थी, उसने पूरा अरेंजमेंट किया था मेरा, टिकट से लेके, रहने से लेके, पहले मार्च वाली जब मैं भाग रही थी घर से, सब कुछ उसने खर्चा किया था। और उसका सब कुछ वेस्ट हो गया उस टाइम पे, सारा पैसा वेस्ट हो गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। अगली बार दोबारा उसने थोड़ी मदद की, और भी कुछ लोगों ने, 3-4 लोगों की मदद से समझ लीजिए कि सखा बॉम्बे तक पहुँचे। मैं फिर घर से निकली और फिर हम लोग दिल्ली आए।
तो इस बीच जितने भी खर्चे हुए, जहाँ पे भी रुकना पड़ा, होटल में भी रुकना पड़ा, तो इस बीच जितने भी खर्चे हुए वो बहुतों की मदद से हुए, क्योंकि तब वो कमाते उस ढंग से नहीं थे, तब ना वो लोगों से पैसे लेते थे। हर महीने कुछ लोग थे जो उनकी महीने की खर्चों की हेल्प कर देते थे, और उन खर्चों में थे इंटरनेट का रिचार्ज, भोजन, रेंट पे करना, और उसके साथ साथ कुछ और जो भी खर्चे होते होंगे। तो इस कंडीशन में मैं एक तरीके से आई दिल्ली तक, और इस बीच ये भी हुआ कि हम दिल्ली पहुंच के भी घर नहीं गए, 4-5 दिन तक हमें होटल में रुकना पड़ा, उसके एक्स्ट्रा खर्चे हुए। उसका रीज़न ये था कि हम लोग बॉम्बे से निकले थे दिल्ली तक, दिल्ली हम पहुंचे भी नहीं थे क्योंकि हम लोग ट्रेन से पहुंचने वाले थे। मेरे पापा और कुछ और रिश्तेदार ऑलरेडी घर तक पहुंच गए थे जनकपुरी। वो फ्लैट देख लिया उन्होंने, सब कुछ देख लिया, मतलब हम नहीं पहुंचे लेकिन मेरे पापा पहले पहुंच गए और उन्होंने सब देख लिया, और इसीलिए वो अंदाज़ा उनको पहले ही था कि ये स्टेप्स होंगे। उन्होंने ना मेरे को बहुत सुरक्षित ढंग से दिल्ली तक लाए, और उसके साथ साथ दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले लीगैलिटीज़ हुई, मेरा एफिडेविट बना, सब कुछ हुआ। सब लीगल प्रोसेस होने के बाद मैं घर पे पहुंची। इसमें मैं दो चीज़ ऐड करती हूँ। सखा ने खुद भी बहुत बार ये बात बोली है कि बहुत से लोग सखा के पास बोल देते हैं हम आना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं। इसने भी बोला था, तो सखा ने इसको एक बात बोली थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम मेरे पास मतलब क्यों कि आओगे? तुम जो लाइफ जी रही हो वो बहुत लग्जरियस मेरे पास और मेरे पास नहीं है, तो मत आओ। फ्लैट में रहता हूँ वो भी रेंटेड है और उसका भी खर्चा कोई और उठा रहा है, तो मैं तुम्हें नहीं रख सकता। तब इसका जो जवाब था कि आपने बहुतों के लिए किया, मैं चाहती हूँ कि अब हम आपके लिए करें। हाँ, ये घटना ऐसी है, मैं एक बताती हूँ। हाँ, ये घटना ऐसी थी कि जब हम बात ही करते थे, चैट ही करते थे, बहुत कम ऐसा मौका होता था कि हम फ़ोन पे बात कर पाएँ या मैं उनको कॉल कर सकूं, ये बहुत कम होता था। उसका रीज़न है कि मुझे छुप के एसटीडी ढूंढना पड़ता था, ये देखना पड़ता था कि कहीं कोई मेरे नोन या मेरे फैमिली के नोन कहीं मुझे देख ना ले, मुझे पकड़ ना ले। तो इन सारे रीज़न्स के चलते बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात नहीं, लेकिन हाँ, चैट हो जाती थी। तो उस दौरान उन्होंने जब मेरे को बहुत बार बोला, जब मैंने बोला कि मुझे आना है आपके पास, मैं आपके पास आके रहना चाहती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए आना चाहती हूँ। जब उन्होंने पूछा था कि क्यों आना है, कितने दिन के लिए आना है, तब मैंने उनको बोला था कि नहीं, मुझे आना है तो फिर आना ही है, वापस जाने के लिए नहीं आना है। मैं आऊँगी तो फिर आ ही जाऊँगी, क्योंकि उस समय उन्होंने ये ऑप्शन दिया था, आना, पहले देख लेना, समझ लेना, अगर तुम्हें अच्छा लगे या समझ में आए कि हाँ मुझे आपके साथ रहना है, तब रह लेना, 2-4 दिन देख लेना। तब मेरा ये उनको जवाब था कि मैं आऊँगी तो फिर आने के लिए आऊँगी, जाने के लिए नहीं आऊँगी। और उसके बाद फिर ये था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक गद्दा है, और ये मेरी जो है उस समय की सिचुएशन थी, उन्होंने पूरी क्लियर करी कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तो तुम मेरे पास क्यों आओगे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब मैंने बोला था कि आप क्यों कुछ करोगे मेरे लिए या किसी के लिए भी, मैं आपके लिए करूँगी जो भी करना है, आपने बहुत कर लिया। ये तो मतलब मेरे अंदर ये भाव था उस समय भी और आज भी कि करना तो हमें चाहिए उनके लिए, वो क्यों करेंगे। उन्होंने बहुत कुछ किया है और उस समय भी जितना कुछ उन्होंने किया था वो मोर देन इनफ था, किसी के लिए भी, समाज के लिए, लोगों के लिए, साथ रहने वालों के लिए, सबके लिए। और आज भी मुझे लगता है कि जितना वो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। मतलब अगर मैं अपने तल पे सोचती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए। उस चीज़ में मुझे अपने से सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसमें मुझे आज भी ये लगता है कि ये सब दिख रहा है उन्हीं का। आप सोचिए, इतनी बड़ी जगह बिना यहाँ प्रेजेंट हुए, उन्हीं के पूरे डिसीजन से, दूर से, सब उन्होंने ही करा है। ठीक है, ये भाव हमारा है था कि हमें कुछ करना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि कर तो वही रहे हैं आज भी।
तो ये उस समय की कुछ बातें थी। फिर मेरा जनकपुरी आ जाना, और ऐसे करते करते फिर उस बीच मेरे फादर फिर से आए हमारे घर आने के बाद। और वो घटना भी ऐसी थी कि हम लोग नॉर्मली चाय पी रहे थे, दोपहर का टाइम था, मतलब जनकपुरी आने के 1 हफ्ते बाद ऐसा हुआ कि एक डोरबेल बजती है और सखा कहते हैं कि जाओ देखो तुम्हारे पापा आए हैं। तो मैं हंस रहा है, मेरे पापा नहीं आ सकते। मैं बहुत उस बात को मजाक में, यार आप मजाक कर रहे हो ये वो। और लिटरली मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मेरे पापा मेरे सामने खड़े थे, और वो भी पुलिस वालों के साथ। ये चीज़ मैं कभी भी एक्सेप्ट, मतलब मैंने सोची भी नहीं थी कि मेरे पापा पुलिस भी ला सकते हैं कभी, क्योंकि मैं अपने घर वालों को जानती हूँ कि वो पुलिस के लफड़ों में कभी नहीं पड़ेंगे। वो इमोशनली कोशिश करेंगे और तरीकों से कोशिश करेंगे समझाने की और डराने की, या कुछ भी कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस तक तो वो जा ही नहीं सकते, ये मेरा सोचना था। लेकिन नहीं, वो गए। उस समय उन्होंने 6-7 लाख रुपए भी खर्च किए, सब कुछ किया। मुंबई पुलिस भी आई, घर पे भी आए, कुछ रिश्तेदार भी थे उनके साथ। और फिर वो दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के लेडी कांस्टेबल भी थी, सब काफ़ी लोग थे। बोले आपको तो पुलिस थाने चलना पड़ेगा। तो फिर उनका ठीक है चलते हैं। तो काफ़ी वहाँ डिस्कशन हुआ, लड़कियाँ हैं ये वो, बहुत सारी बातें हुई। लड़की को कैद कर लिया, ये वो इस टाइप के क्या। तो स्वामी जी ने कहा लड़की को कैद किया होता तो दरवाज़ा तो उसी ने खोला है, कैद कैसी कैद है ये है। फिर पुलिस थाने गए। उसके बाद वहाँ पे जब दिखाया कि हाँ मेरा एफिडेविट है, वहाँ पे मेरा बयान भी हुआ एक तरीके से कि मैं 18+ हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ हूँ और मुझे यहीं रहना है। तो मेरे इस बयान के बाद जो सब इंस्पेक्टर एसओ जो भी पोस्ट के वहाँ लोग थे, उन्होंने फिर मेरे पापा से कहा कि अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बालिग है और उसके पास एफिडेविट है और आप इसको ज़बरदस्ती ले भी नहीं जा सकते, तो ये यहाँ रहने की पूरी अधिकारी है। इसके बाद फिर ये हुआ कि मेरे पापा ने और रिश्तेदारों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरा वही डिसीजन था। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम लोग घर लौट आए जनकपुरी और वो लोग को जाना पड़ा। फिर मैं बाद में बातचीत चलती रही पापा से और सबसे। तो मैंने उनको यही बोला इतने पैसे अगर आप हमें दे देते तो हम बहुत कुछ कर लेते। 6-7 लाख रुपए पुलिस वालों को आपने खिला लिया, सब कुछ किया। उस समय उनको दिल्ली के 5 स्टार होटल में भी रुकवाना, मतलब बहुत कुछ उनका जो भी हुआ उस समय हुआ। तो फिर उसके बाद ऐसे करके फाइनली फिर मेरे पेरेंट्स को भी काफ़ी साल लगे समझने में कि इसको वापस लाना संभव नहीं है, क्योंकि इमोशनली और सिस्टम लीगली और भी बहुत तरीक़ों से उन्होंने कोशिश की, लेकिन इतने साल लग गए उनको भी समझने में कि इसको हम किसी तरीके से हम वो नहीं कर सकते, मतलब फोर्स नहीं कर सकते। इसने अपना डिसीजन ले लिया है और अब उनको पता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या करती हूँ, क्या कहाँ हम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो लोग ज़्यादा फिक्र नहीं करते क्योंकि उनके वैसे फ़ोन भी नहीं आते। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ठीक है। अब मेरे को कुछ बोलते नहीं है, कुछ करते नहीं। उनको बस इतना पता है कि जहाँ भी है सेफ़ है, और वो सोशल मीडिया पे सब देखते हैं। और जिन रिश्तेदारों से वो मेरी बातें छुपाते थे वो रिश्तेदार पहले जुड़े मेरे से फेसबुक पे और सब जगह। तो ये चीज़ मैंने भी उनको बोली कि जिस समाज से आप छुपा रहे हो वो ऑलरेडी मेरे से जुड़े हुए हैं, और जहाँ आपने झूठ बोला हुआ है उन्हें मेरा सच पता ही है, क्योंकि कुछ हिडन नहीं है। तो ऐसे करके वो रहा फैमिली के साथ। ये बात अलग की है कि मेरे पेरेंट्स कभी आए नहीं हैं और ना ही मैंने कभी उनको फोर्स किया है। हाँ, लेकिन उनका मेरे पे होता है कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। और एक समाज की एक सच्चाई और मैं बताऊंगी यहाँ पे, ऋषिकेश आश्रम की घटना जो हमारे साथ हुई थी, उस समय सखा परिवार बहुत बड़ा था, बहुत लोग थे, बहुत समय से थे और कुछ नए नए भी जुड़े थे। और ये बात नियति, मेरे या जितने भी और लोग रह रहे थे,
हमारे सबके पेरेंट्स की एक ही ये थी, मतलब बिहेवियर, समाज का बिहेवियर हम कहेंगे, मैं क्यों कहूँ मेरे पेरेंट्स, ये एक समाज का बिहेवियर था जो हमने देखा। वो ये था कि जब ये हुआ, सब लाइव आ गया कि अब हम ऋषिकेश आश्रम छोड़ चुके हैं, रातों रात छोड़ चुके हैं, और अब हमारे सर पर छत नहीं है, हमें जाने के लिए कोई जगह नहीं है, अब सखा के पास भी कोई जगह नहीं है। हालांकि उन मोमेंट्स पे भी उनका घर था, हम ऋषिकेश आश्रम छोड़ के शाहजहांपुर ही गए थे, लेकिन फिर भी वो एक टेम्परेरी था, वो परमानेंट नहीं था। तो कहा यही जाएगा कि हमारे सिर पर कोई छत नहीं थी उस समय, और ना हमें पता था कि हम कहाँ जाएंगे। तो उस दौरान सबके घरों से यही फोन आए कि अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। मतलब ये मेरे माँ का खुद का कहना था, उनका फ़ोन मुझे आया कि देखो अब तो तुम लोग के पास कुछ है नहीं, और अब पता नहीं सखा क्या करेंगे, कहाँ तुम लोग को ले जाएंगे। पापा भी कह रहे हैं कि जो भी हुआ ठीक है, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम आ जाओ। तो मुझे हर्ट हुई ये बात। तो उस समय मैंने उनको यही बोला कि तुम्हारा घर इतना बड़ा है कि हमारा पूरा सखा परिवार आराम से रह सकता है, तुम हमें आश्रय देने की बजाय मुझसे ही कह रही हो कि मैं उस इंसान को उस मुसीबत में छोड़ दूं जिसने हमारे को हर मुसीबत में साथ दी है। फिर ऐसे करते मेरी बहुत हॉट टॉक हुई, हार्ट टॉक हुई माँ से मेरी। तो ये एक समाज की हकीकत थी उस समय हमारे सामने। एक्चुअल में देखा जाए तो सखा अगर उस समय दिक्कत में थे तो उसका कहीं ना कहीं रीजन सखा परिवार भी थे। अगर वो अकेले रहते तो उनको क्या दिक्कत थी, इतने बड़े आश्रम की भी जरूरत नहीं थी ना, अकेले रहने के लिए काफी था। अरे भाई इतना बड़ा आश्रम ही सखा परिवार की वजह से बताया। अब समाज ही सिखा रहा है कि चलो अब वो दिक्कत में है तो आप उन्हें छोड़ दो। ये एक हकीकत थी, समाज की और वो घटना हुई भी सखा परिवार के एक सदस्य की वजह से ही थी। सखा का उसमें कोई रोल नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब उसके बचाव के लिए और उस घटना को मतलब वो वाइंड अप करने के लिए उन्होंने एकदम बोला कि उठो चलो हम छोड़ रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ये जगह, हमें कोई मोह नहीं है इस जगह से, या हम इस पे हम डिपेंड नहीं है कि ये नहीं होगी तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो एक ये सिचुएशन थी। मतलब एक बार भी मेरी माँ की तरफ से ये नहीं आया कि जो है तुम्हें मैं कुछ भेज दूं, तुम लोग तकलीफ में हो, मेरे पास ये है, तुम लोग यहाँ आ जाओ, ये वो कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना कि अभी भी वक्त है, आ जाओ। तो फिर मेरी बहुत हार्ट टॉक होने के बाद मैंने कहा तुम मुबारक हो, तुम्हारे पास जो भी है, मैं जहाँ हूँ अब मुझे सड़क पे भी रहना पड़े तो मैं रहूंगी तो इन्हीं के साथ। और मतलब और एक समाज का एक रूप वो भी था कि हमें जो लोग जानते भी नहीं थे उन लोगों ने मदद के लिए फ़ोन किया, जो सिर्फ सखा को सुनते थे। और मतलब समझ लीजिए उस दौरान मैं पूरे दिन फ़ोन ही रिसीव करती रही कि हमारे पास ये है, इतनी ज़मीन है, हमारा इतना घर है, और उसके साथ साथ हमारे पास पूरे जीवन के 65 लाख रुपए हैं, आप हमसे ले लो। मतलब देश भर से एक फ़ोन ये आ रहे हैं कि हमारे यहाँ आ जाइए, और एक तरफ हमारे परिवार वाले हैं जो कह रहे हैं छोड़ के आ जाइए। मतलब ये वो पूरे मोमेंट्स ऐसे थे, आई ओपनिंग मोमेंट्स थे। था समाजी वो भी और ये भी, लेकिन दोनों बहुत विपरीत थे हमारे लिए। और सखा परिवार के मतलब जितने भी सदस्य थे उनकी वो हालत थी जैसे समझ लो एक बच्चे की होती है, माँ बाप के साथ क्या फिक्र है। मतलब सखा की हमने खुद हालत ऐसी देखी थी कि वो सुबह उठते थे, कुछ भी खाने को दो, चाय के साथ आप कुछ भी दे दो, बस वो खाते थे और वो चले जाते थे। कोई आशियाना ढूंढने, कोई किराए पे मकान दे दे, रात को लौटते थे, जो बना है वो जैसे वो एक मतलब
हमने खुद देखा है, उनकी स्वाद ग्रंथि बहुत अच्छी है। वो डिमांडेबल पर्सन नहीं है, लेकिन उनकी स्वाद ग्रंथि, चाहे नमक तेज है, मिर्च तेज है, कुछ भी नहीं, वो चुपचाप खाते थे और सो जाते थे। बस उनका टारगेट हमने 15 दिन तक देखा था, कहीं मकान मिल जाए। और सखा परिवार बस मजे कर रहा है, खाना खा रहा है, एंजॉय कर रहा है। गीता हाँ, हमारे ये लिए वो बिल्कुल फिकर वाला moment है। पर्सनली उस समय, हमारे ऊपर कोई हाँ, बोझ नहीं उस था। समय मेरी खुद की अंदर की हालत, दिमागी हालत ऐसी थी कि मुझे 1% भी टेंशन नहीं थी कि हम कहाँ जाएंगे। कुछ भी डर नहीं था, कुछ भी चिंता नहीं थी। हमें बस इतना था, मुझे इतना था कि इनके साथ हैं बस काफी है। चाहे हम उस समय बिजनेस करते, जॉब करते, कुछ भी करते, हम लोग बिल्कुल तैयार थे, हर चीज के लिए तैयार थे। मतलब हम लोग सर्वाइवल मोड पे भी आ गए थे कि हाँ, ये रिजवान भैया बिल्कुल उस पूरी घटना के जो है साक्ष्य है कि इन्होंने सब देखा उस समय का, हमारा उठना बैठना। सच बताऊं तो रिजवान भैया और कुछ और भी लोग हैं जो हमारे उस सारी कठिन परिस्थितियों के बिल्कुल साथ थे उस समय। और तो उस समय हम चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सखा चैन की नींद नहीं सो रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था। उन्होंने एक बार 15 भी जिक्र नहीं दिन किया जब था, कुछ तक भी नहीं हमारा ये नहीं तय हुआ कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, तब तक उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं 15-20 दिन से सोया नहीं हूँ, मैं रात भर जागा हूँ, या मैं एक चिंता में हूँ कि मेरे। हाँ, ये भी उन्होंने कहा था सबसे, जितने भी हम लोग रह गए थे, सबसे ये कहा था, देखो शाहजहांपुर जाने के बाद देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अभी मैं हूँ हैंड टू माउथ। तुम लोग के घर के दरवाजे सबके खुले हैं, तो जिसे भी जाना है जा सकता है। मेरे अंदर किसी के लिए कोई मतलब गुरेज नहीं होगा, गिला नहीं होगी। आप लोग आराम से जा सकते हो, जरूरी नहीं है मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ वो आप लोग भी करो। ये सबके पास एक खुला ऑप्शन था। उसमें से कुछ गए, कुछ नहीं गए उस समय, क्योंकि वहाँ शिविर चल रहा था और उस बीच शिविर में ये घटना हुई है। और उस शिविर में भी बहुत लोग ऐसे मौजूद थे जो बाद में कई बार आए, और बहुत अच्छा हमारा वो मेडिटेशन कैंप चल रहा था। उस बीच ये सब कुछ हुआ। तो क्योंकि कैंप में आए लड़के कुछ ऐसे थे जगह जगह से, वो भी हमारे साथ आ गए थे शाहजहांपुर। तो जिन्हें जाना था वो गए, जिन्हें रुकना था वो रुके। इस तरीके से ये घटना हुई। और उसके बाद 15 दिन बाद जब हमें ये चंडीगढ़ का ये सब हुआ, हमारा शिफ्ट होना हुआ, तब सखा ने हमें बताया कि मैं 15 दिन तक सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत चिंता थी। मतलब उस समय जो भी हमारी हालत थी, सखा सिर्फ ये उनका टारगेट था कि कुछ मैं ढूंढ लूँ, चाहे वो किराए पे, चाहे वो खरीद के, चाहे वो कुछ भी हो, मैं हर चीज के लिए हाँ बोलने के तैयार हूँ कि मेरे सारे बच्चे एटलीस्ट सही सुरक्षित रह सकें एक जगह पे। हमने समाज की एक और चीज देखी। एक सखा थे जिसका हमारे साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, और वो हमें रख रहे थे। उस समय एक छोटे से घर के अंदर 15-20 लोगों का खर्चा कहाँ से निकलेगा हमें नहीं पता। वो खर्चा उठा रहे, हम खा पी रहे हैं। शाहजहांपुर में क्या किसी भी शहर में देख लो, एक ऐसा किराए का मकान नहीं मिल रहा था जहाँ पे किराए का मकान सखा को देने के लिए कोई भी तैयार था। ठीक है, फिर वो लोग पूछते थे कौन लोग रहेंगे, तो कहेंगे कि 10-15 लोग हैं। तो बोले वो आपका परिवार है। तो सखा का ब्लड रिलेशन में नहीं है। बोले कहाँ से? तो बोले इंडिया में अलग अलग जगह से। नहीं, मना कर देते थे, सब लोग मना करते थे। हर रेट पे वो तैयार थे, फिर भी मना कर देते थे। रेंट वो जो बोले हाँ। वो देने के लिए सखा तैयार है, लेकिन अनजान को किराए पे मकान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सखा और सोचो, वो वापस आके ये भी नहीं बोल रहे कि तुम लोग चले जाओ, साला तुम्हारे चक्कर में हमें मकान नहीं मिल रहा। वो भी नहीं बोल रहे, वो शांति से आके बैठे हैं। तो ये एक रूप था। और एक सखा थे जो हमें बहुत आराम से रख रहे थे। हमारी जिंदगी में पैरेलल ही चीजें चली हैं हमेशा, प्लस माइनस साथ ही चला है। जब एक मुसीबत आती थी तो उस मुसीबत में साथ देने वाले कुछ लोग भी आ जाते थे सडनली, जो कि अचानक ही होता था। मुसीबत भी अचानक होती थी, उस मुसीबत में मदद भी अचानक होती थी। और ऐसे चेस करते 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 अब ऐसी कंडीशन है कि सब बढ़िया ही है, ठीक ही है। ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो इसका सल्यूशन तो है,
अब ये डर नहीं लगता। डर तो खैर पहले भी नहीं लगता था, लेकिन मैं हैरान हो जाती थी कि ये अचानक क्या हो गया, ये अचानक कैसी प्रॉब्लम आ गई। लेकिन फिर उस समय सल्यूशन जो पास ही में होता था वो मुझे या हम लोगों को नहीं दिखता था, लेकिन वो सका को दिख जाता था कि अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में डरना क्या है, चेस करना है, चेस करेंगे और देखेंगे। उनका ये हमेशा से रहा, और हमेशा उनका से। पेशेंस लेवल इतना ज्यादा है, एक्सट्रीम। आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी मुसीबत को वो फेस कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। उनके फेस पे बिल्कुल वो ऐसी, कितनी भी मुसीबत वाला एक फोन भी अगर आ जाए तो वो चल के ऐसे ही जाएंगे जैसे वो नॉर्मल चल रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कभी किसी मुसीबत में है। सारी मुसीबत वो खुद ही फेस कर लेते हैं। चंडीगढ़ से क्या हुआ? चंडीगढ़ से हमें बहुत कुछ मिला। चंडीगढ़ 8 PM से हमें क्रांति 8 PM क्रांति मिली। 8 PM क्रांति से हमारा सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल का विचार आया। सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल से हमें सखा वेलनेस मिला। सखा वेलनेस से ही हमारा ये आश्रम रिजॉर्ट मिला। तो चंडीगढ़ ने हमें बहुत कुछ दिया। वैसे तो हर जगह ने हमें बहुत कुछ दिया, और सखा परिवार वाले कॉन्सेप्ट ने तो हमें मतलब इतना सिखाया कि आज भी सिखा ही रहा है, ये रुका ही नहीं कभी। इतने लोगों का आना, शुरुआत में प्रेम दिखाना, समर्पण दिखाना, भक्ति दिखाना, फिर अचानक से उनका वही समर्पण, वही भक्ति बदल जाना, और वही जो एक इंसान हमेशा से उनके पालन पोषण के लिए करता रहा, उसमें कोई कमी नहीं करता रहा, उसी इंसान में कमियां निकालना हमने सब देखा। जिन जिन को मदद की, उनके घर परिवार भी संभाले सखा ने। उन्होंने पलट के गालियां भी दी, पलट के झूठे इल्ज़ाम भी लगाए, और हर बार कुछ ऐसा प्रयास भी हुआ कि सखा ये जो करने की उनकी दिल है, जो उनका वही इंसानियत वाला फैक्टर है, वो छोड़ दें। मतलब उनका उसी पिन पॉइंट पे एक हथौड़ा होता था, ऐसा सब करना लोगों का। और फिर वही कुछ लोग फिर आ जाते हैं। और सच बताऊं, आज की बात ये है कि उनको जितने धोखे मिले हैं और जितना प्यार मिला है, इतना किसी को भी नहीं मिला होगा। धोखे भी भरपूर हैं और प्रेम भी है। मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ धोखे हैं, लेकिन धोखे इतने ज़्यादा हैं कि वो मुझ पर भी विश्वास ना करें। हाँ, सही बात। इतने धोखे हैं और इतने प्रकार के धोखे हैं। मतलब ठीक है, उनके पैर में कोई सिर झुकाता है, पैर छूता है, कहता है मैं प्रेम करता हूँ, और वापस वही एक दूसरा चेहरा दिखा देता है, धोखा दिखा देता है, तुम ये हो, तुम वो हो, ये तक बोल देता है। तो इतना उन्होंने ये सब चीज़ें इतनी बार देख ली, इतनी मतलब समझ लीजिए कि अगर वो आज ये कहते हैं कि मुझे तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो मुझे इस चीज़ का कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी जगह पे वो अगर अभी भी हमें खिला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है। मैं पर्सनली अपने स्वभाव को देख के सका को बहुत बार कहती हूँ कि आपने जितने धोखे खाए ना, इतने धोखे मैं खाऊं ना, तो मैं सच में पागल हो जाऊं। सच हाँ, में। एक मैं इस नॉर्मल कंडीशन में दो ही ऑप्शंस, मतलब अगर हम उनकी जगह हर्ट होते हाँ, होते इंसान एक पागल का स्वरूप हाँ, ले ले, या तो वो बहुत आक्रामक हो जाए, समाज बहुत के प्रति। ज्यादा ये सब करना छोड़ दे, या आक्रामकता से भर जाए। यही दो ऑप्शन है। अगर आपके ऊपर यही सब चीजें बीतेंगी ना, सिर्फ तब आप उस चीज को समझो कि आप इन सब को चेस करते हुए आप कैसा बिहेव करेंगे। लेकिन वो जैसा बिहेव करते हैं, वो बिहेव करते हैं जो सामान्यतः इंसान नहीं कर सकता। मतलब मैं भी, इवन मुझे भी क्रोध आ जाता है। जब हम लोग नैनीताल आश्रम में थे, तब एक व्यक्ति हमारे यहाँ आए, उनको स्पेशली लेने गए हैं आधी रात को, क्योंकि सखा मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वो आधी रात को लेने गए हैं, वो आया है, हमारे यहाँ रहा है। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, वो कर्जों में डूबा हुआ था। उसको बोला ठीक है, तुम्हारे घर में बीवी है, बच्चे हैं, मैं मदद करूँगा जितनी हो सकेगी। इस बात को मतलब हो गया, चलो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन वो रहा, सब कुछ ठीक था।
जिस रात को उसके अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर किए, अगली सुबह वो सामान लेके गायब। मतलब हम लोग आश्रम में ढूंढ रहे हैं, चलिए 8 बजे नहीं, 9 बजे नहीं, 10 बजे, 11 बजे, कि वो इंसान तो दिख ही नहीं रहा है, वो चलो पहाड़ी इलाका है, कहीं घूमने गया होगा, हम लोग ये समझते रहे। लेकिन फिर सोचा चलो पहले उसका सामान तो देखें, कहीं ऐसा तो नहीं चला गया। और जब सामान देखने गए तो उसका सामान ही गायब, वो आदमी ही फरार हो गया। और ऐसा भी नहीं कि कैश उसके अकाउंट ट्रांसफर हुआ था उस समय, उसकी मदद के लिए, उसके कर्जे उतारने के लिए, कि बीवी बच्चे घर पे हैं, खाने को नहीं है। उस समय भी मुझे इतना क्रोध आया कि अब किसी की मदद ही नहीं करूंगी, अब करनी ही नहीं चाहिए। क्यों करें हम मदद जब हमें लोग इस तरीके से करते हैं। बहुत बहुत गुस्सा। उस समय सखा ने बोला हाँ सही है, नहीं करनी चाहिए मदद। लेकिन 2 घंटे भी नहीं लगे, वो बोले अगर इसने ऐसा किया है, हम ऐसा करेंगे तो ये तो हमें बदलने आया है एक तरीके से, और इसकी वजह से हम मदद करना क्यों छोड़ दे। हर इंसान तो ऐसा नहीं आएगा, जरूरी नहीं है जैसा ये आया वैसा वो आया। तो ऐसे करते करते बहुत सारे मेरे कॉन्सेप्ट चेंज हुए और बहुत सारी सोच बदली। अब धोखा देने पे उतना गुस्सा भी नहीं आता। हमने ठीक है चलो, उसका भला हम कर रहे थे, जो भी मदद कर रहे थे, अब नहीं उसको मिलेगी और क्या, किसी और को मिल जाएगी। तो अब धीरे धीरे इतने घटनाएं देखने के बाद जैसे न्यूट्रल हो जाते हैं इंसान, दिमागी कंडीशन वैसी हो जाती है। थोड़े टाइम तक हर्ट होता है, लेकिन फिर वो अब क्रोध नहीं आता उस चीज पे जो पहले आता था कि अब करना ही नहीं है, ऐसा करके आता था। अब वैसा नहीं होता। अब लगता है ठीक है, हम जब इतना सब होने के बाद वो अपनी इंसानियत बचाने पे ही पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इतना तो हम भी कर ही सकते हैं। ये सोच के क्रोध नहीं आता। ऐसा रहा ओवरऑल। बाकी कुछ और जानना हो तो आप बताइए। अब ये जो कुंभ के लिए हम तैयारी की थी और एक्सपेक्टेशन था कि एक्चुअली मैं तो 10 नवंबर को ये लास्ट गया, 10 नवंबर को सखा को फर्स्ट टाइम देखा मैंने फेसबुक में। 10 से 15 तक देखता रहा, सब वीडियो जितने भी मुझे अवेलेबल हुए वो देखे, और 16 तारीख को मैंने फ़ोन किया था कि मेरे को आना है। तो बस इतना ही हुआ। फिर बाद में 19 तारीख को मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई, तो फिर 8-15 दिन मुझे कुछ ना देखने में आया ना कुछ ना, फिर मैं डायरेक्ट। लेकिन वो सब माहौल फेसबुक पे देखकर मुझे भी ऐसा लगा था कि एटलीस्ट 100 लोग तो भी आएंगे ही आएंगे। तो वो जो रिस्पॉन्स के लेकर फिर तुमको क्या कैसे महसूस हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, ओशो कुंभ का ये हमारा पहला प्रयास नहीं है। हमने 2017 में ओशो कुंभ किया था ऋषिकेश में, और तब हम रहते थे हरिद्वार में, और तब भी हमारी कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं थी कि हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं और हम ओशो कुंभ कर सकते हैं। उस समय हमारे पास मुश्किल से 1-1.5 लाख रुपए ही थे, जब सखा ने एकदम बोल दिया कि ओशो कुंभ करते हैं ऐसे करके। और 2017 तक मेरा ये अनुभव हो गया था मुझे कि देखिए, मैं जब उनके पास आई तो मुझे ओशो कौन है ये नहीं पता था। मैं ओशो से नहीं जुड़ी कभी भी, मुझे नहीं पता था कोई ओशो है और कोई सन्यास जैसी चीज़ होती है और कोई सन्यासी भी होते हैं। ओशो से इंट्रोडक्शन जो है सखा के आने के बाद ही हुआ मेरा। और 2013 से लेके 2017 तक इस बीच बहुत से ओशो आश्रमों में जाना हुआ, सन्यासियों से मिलना हुआ, और मतलब बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे। और इस बीच ये समझ में आ गया था कि ओशो के जितने भी सन्यासी हैं वो मतलब हमेशा ही विरोध में रहे हैं सखा के, और उन्हें सखा की जो भी बातें हैं या उनका जो जीवन है
या उनके जो लोग उनके जो वो मानते हैं कहते हैं वो लोग इजीली हजम नहीं कर सकते। वो सीधे ये कंपेयर करने लगते थे कि तुम ओशो बनने चले हो, इस टाइप की उल्टी सीधी बातें होने लगी, मतलब देखी मैंने। और ओशो सन्यासियों में मैं सच बात बोलूं, जितने भी आश्रम्स मैंने विजिट किए तो जितने भी आदमी मैंने देखे वो बेहद वल्गर देखे। बहुत कम ऐसे लोग थे, आदमी ही बहुत कम ऐसे थे रेशियो में जो बहुत डिसेंट थे, वो भी थे लेकिन वो बहुत कम थे। लेकिन मैक्सिमम जो रेशियो था वो वैसा ही था। वो तो ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस, लेकिन ये मेरे लिए आप समझिए कि एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट आती है, जॉब करते हुए आती है और उसका इंट्रोडक्शन हो जाता है ऐसी दुनिया से। लेकिन ओशो को लेके जो इंट्रोडक्शन था मेरे लिए, ओशो बहुत अच्छे इंसान थे हैं, उनके लिए मेरे दिल दिमाग में कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं सखा को बोलूं कि आप ओशो का नाम मत लो, काम मत करो। उनका प्रेम मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, और वो जो करना चाहते थे, जो कर रहे थे, या अभी तक भी जो कर रहे थे, जो नहीं भी कर रहे हैं ना, वो भी उनके प्रेम में ही नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि अब आप नाम भी नहीं ले रहे, अब तो आपका काम निकल गया, बहुत बहुत उल्टी सीधी बातें, और बहुत सारी खुशियाँ भी हैं लोगों के अंदर कि सखा ओशो का नाम नहीं ले रहे हैं। बहुत लोग खुश भी हैं और बहुत लोगों के लिए टॉन्ट करने का विषय भी है, और बहुत लोगों के लिए ये मतलब वो क्रोध शॉकिंग नहीं था। भी है। पहले वाला जो था लोगों का, वो क्रोध नहीं था, वो जेलसी थी। हाँ, वो हमेशा से जेलेसी थी। तो 2017 तक, मतलब समझ लीजिए जब शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब हमारा ये हुआ कि अब हम पैसे लेना शुरू करेंगे क्योंकि ऐसे तो नहीं चल सकता, लोग नहीं समझ रहे, कब तक ऐसा होगा कि हम लोगों से मांगेंगे, और जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं और उन लोगों को हम फ्री में दे रहे हैं जो समझ भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे करते करते जब फीस का सिस्टम शुरू हुआ तो पहले हम लोग आश्रमों में ही जाते थे, ओशो आश्रम में गए इधर उधर। तो शुरुआत में तो हम जितने भी सुनने जानने वाले थे वो ओशो वाले ही थे, जो सुनते थे स्वामी जी को, पढ़ते थे, उनको मानते भी थे, उनसे गाइडेंस भी लेते थे। तो शुरुआत में तो ओशो आश्रम बुकिंग ले लेते, सब कुछ हम अपना कराना चाहते हैं, ओके। लेकिन वहाँ पे बहुत ऐसे भी लोग आ जाते थे कि आप तो डायनामिक नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जो सखा के साथ गए हुए लोग हैं उन्हें डायनामिक नहीं करना था, वो तो उनके साथ के लिए गए हैं कि आप जो कराएंगे हम करेंगे। लेकिन जो हमारे कैंप में नहीं आए हैं, जो ऑलरेडी वहाँ घूम रहे हैं, उनके ऑब्जेक्शंस थे। तो आश्रमों में भी बहुत ऐसे अनुभव हुए कि फिर मेरे अंदर से ये आया कि हम क्यों इन लोग के आश्रम में जा के कर रहे हैं, हम अपने ही घर में कर लेते हैं जितनी हमारे पास जगह है। तो तब जाके फिर हम जहाँ थे 2 BHK 3 BHK में हम थे, हमने वहीं से शुरू किया, वहीं से योग निद्रा शुरू की, जो कि योग निद्रा हम जा के करवाते थे। आप मानेंगे नहीं, जितने भी आश्रम्स में हम गए, 3 दिन का कैंप है, तो सखा 2 दिन पहले पहुंचते थे, वहाँ की एनर्जी को पहले बैलेंस करते थे कि मैं उस एनवायरनमेंट को पहले इस लायक करूँ कि जो लोग आएंगे 3 दिन के लिए योग निद्रा के लिए वो आके कर सकें। तो उनकी 3 दिन की नहीं, उनकी बहुत मेहनत होती थी कि पहले वो जाके रहेंगे, वहाँ की एनर्जी को समझेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद 3 दिन का बहुत अच्छे कैंप भी होते थे, जो लोग आए होते थे सब होता था उसमें। हम बहुतों को तो अपने ही खर्चे पे भी ले जाते थे उस समय। तो फिर जब हमने घर से कैंप करना शुरू किया, बहुत उस समय जो हमने फीस रखी थी 2100 5100 ऐसे करके शुरुआत में फीस रखी, तब भी हमारा विरोध हुआ कि ये पैसे ले रहा है। मतलब बहुत, हमने कुछ भी किया हमारा विरोध हुआ ही हुआ। वो जलन फैक्टर थी, और भी फैक्टर्स थे, ईगो क्लैशेस भी थे, तो ये सब भी हुआ। फिर उसके बाद इतना सब देखने के बाद भी ओशो कुंभ का जब स्वामी जी का हुआ कि मुझे ओशो कुंभ करना है, और ये 11 दिसंबर से 19 जनवरी का 40 दिन का उनका ही स्वप्न था, जो उन्होंने यहाँ रह के ही देखा था। ये स्वामी जी गवाह है, मैं तो तब थी नहीं,
इस गांव से ही उन्हें ये ड्रीम मतलब एक विचार बोलिए विजन बोलिए मिला जब यहाँ वो थे। तो इतना पुराना, वो जब जब सक्षम हो जाते थे ना वो अपने उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए लग जाते थे। ये नहीं सोचते थे कि मेरा विरोध होगा या क्या होगा। उन्हें एक बार विचार आया वो सीधे एक्शन, वो प्लानिंग कहते हैं कि हाँ प्लानिंग को करते हैं, लेकिन वो उतनी स्पीड फास्ट होती है कि हमें महीनों लग जाते हैं और वो कुछ घंटों में या कुछ मिनट में वो कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते ओशो कुंभ जो हमने पहला किया था ना स्वामी जी, उसमें हमारा इतना विरोध हुआ कि समझ लीजिए ऋषिकेश के 40 दिन हमने सिर्फ उस विरोध को ही टैकल करने में मैक्सिमम गुजारा। कैसा विरोध आप मानेंगे नहीं। ओशो सन्यासियों के ग्रुप्स बन गए और हर शहर मतलब जगह जगह के ग्रुप्स बन गए, सब व्हाट्सएप पे और सब जगह कैसे तो भी करके मैसेजेस पहुंचाए गए लोगों तक कि ओशो कुंभ कैंसिल है, ओशो कुंभ में नहीं जाना है। ये एक किया गया पूरा, एक इसमें मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ी टीम चली और ये किया गया। ऋषिकेश में हमारे खिलाफ पोस्टर्स चिपकाए गए और हमारे को यहाँ तक कि पहले दिन 11 दिसंबर को ये भी आई थी सूचना कि शिवसेना वाले अटैक करने वाले हैं हम पे। फिर फाइनेंशियली चेज हम कर रहे थे क्योंकि हम सब अपने दम पे कर रहे थे। उस समय भी कोई सन्यासियों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, कुछ को छोड़कर। फिर उसके बाद हमने पहले दिन ब्लड डोनेशन कैंप रखा था, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ रखी थी उस दौरान कि वो एक सोशल सर्विस में भी आप उसे कह सकते हैं कि सोशल सर्विस भी था, क्योंकि सखा का ये मानना था कि ओशो की जितनी भी कम्युनिटी है वो सोशल सर्विस नहीं करती, वो समाज के लिए उतर के कुछ नहीं करती। तो हम करेंगे ओशो कुंभ के ज़रिए, हम ये चीज़ शुरू करेंगे कि ओशो वाले भी हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। ये उनका एक ड्रीम था कि हम इस ढंग से समाज के लिए कुछ करें। हमेशा से उनके पास एक ऑप्शन था कि वो अपने को आगे रख के काम करें, क्योंकि उनके भी सुनने जानने मानने वाले हैं जो डायरेक्टली उनसे जुड़े। उन्हें ओशो से, जैसे मुझे बाद में इंट्रोडक्शन हुआ, ऐसे ही बहुत से लोगों ने बाद में जाना कि ओशो कौन है, बाद में समझे कि हाँ अच्छा है ये इस तरीके के गुरु हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे उनके भी थे, लेकिन हमेशा उन्होंने ये प्रयास किया कि मैं ओशो के लिए कुछ कर दूं। उनकी जो समाज में या कम्युनिटी में कुछ भी गड़बड़ चल रही है, मैं अब ये नहीं कि मैं सिर्फ ज्ञान दे दूं ऐसा करो, वो ऐसा करो तो कभी नहीं कहते थे, खुद करने लग जाते थे। ये नहीं कहते थे आप ऐसा करो, करने लग जाते थे, क्योंकि उन्होंने भी शुरू में ये एक्सपीरियंस किया कि कोई तो कुछ कर नहीं रहा, अगर मैं आइडिया दे भी दूँ तो कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, तो मैं ही इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो जो 2017 का था स्वामी जी, उस समय 2 तरीके के प्रहार हम पे हुए। एक तो वहाँ के हिंदू समाज का जो भी था परमार्थ और वो सब वाले जितने भी बड़े मठाधीश थे, उन्होंने हर आश्रम में अनाउंसमेंट करवा दी थी कि जो उस आश्रम में कदम रखेगा ओशो कुंभ जहाँ हो रहा है, वो बाकी, क्योंकि फॉरेनर्स को जितने भी आश्रम मिले हुए थे उधर अलाउड नहीं है, उनको सबको निकाला जाएगा। एक वो प्रहार था। एक सन्यासियों का प्रहार था कि जो निकल भी रहे थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, उन्हें रोक दिया जाता था। और हमें ये बहुत बाद में पता चला कि लोगों ने उन तक ये सूचना पहुँचाई है कि ओशो कुंभ तो कैंसिल है। ये हमें बहुत बाद में पता चला। हम लोग उठते थे सुबह और हमें ये सूचना मिलती थी कि आज ये अटैक होने वाला है, आज ये हो रहा है, आज यहाँ से सूचना आ रही। मतलब आप समझ लीजिए कि सूचना देने वाले भी लोग थे कि क्या प्लानिंग चल रही है आपके खिलाफ। उस समय ये सब भी थे। और सालों तक हमें ये भी फोन आया कि जो है हम आना चाहते थे लेकिन हमें रोक दिया गया सखा, हम तो आना चाहते थे। और आप मानेंगे नहीं, बिफोर 40 डेज हमें वो आश्रम छोड़ना पड़ा, क्योंकि जिनका आश्रम था, जिनका हमने रेंट पे लिया था, उन पे इतना प्रेशर था कि उन्हें फाइनली हमें ये बोलना पड़ा कि आप छोड़ दीजिए। और तब हमारे पास काफ़ी गैदरिंग थी और उस बीच हम नई जगह ढूंढ रहे हैं कि अब हम कहाँ लोगों को ले जाएंगे। इतने ऋषिकेश में जा के ढूंढना अपने आप में
इतने ज़्यादा लोगों के साथ हम कहाँ, फिर उनको रुकवाना, ये वो बहुत बहुत चीज़ें थी। फिर वो भी किया, एक जगह और ढूंढी, वहाँ पे किया, और 39th डे की मॉर्निंग या इवनिंग को सखा ने अनाउंस किया कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा ओशो कुंभ, 40 दिन नहीं करूँगा। क्योंकि जो लोग ये देखना चाहते हैं, मुझे हराना चाहते हैं, उनको भी मैं खुश कर रहा हूँ कि वो ये कह सकें कि मैं 40 दिन नहीं बैठा, और मैं बैठा 39 डे पे। मैं मतलब मेरी भी जय जय, तुम्हारी भी जय जय, एक दिन करके। और वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मैं 40 दिन यहाँ रहूंगा, जिसे आना है आए, जिसे नहीं आना है नहीं आए। ये भी उनका अंदाज था, क्योंकि विरोध बहुत पहले से भी शुरू हो गया था। एक तो ये इतनी बड़ी हमने जो है चीजें चेस की उसमें, और आज में ये अंतर है कि आज वो चीजें हम नहीं चेस कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जगह हमारी अपनी है। विरोध है, बट जगह को लेके नहीं है कि हमें हिलाया जा सके कि यहाँ से आप भागो, यहाँ से आप छोड़ो, यहाँ से आप दूसरी जगह ढूंढो, ये चीज नहीं है। इसीलिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि जितना भी है सुकून से है। और गैदरिंग की जहाँ तक बात है, अभी भी जलन तो कहीं नहीं गई, जलन तो वही है। जितने भी लोग आ रहे हैं या आने वाले हैं आगे के दिनों में, क्योंकि सबने अपने अकॉर्डिंग बुकिंग की हुई थी, तो इसमें भी जो इतना सब कुछ हुआ बहुत अच्छा हमारा जा रहा था। रजनीशपुरम, ओशो कुंभ, ये सब हमने बहुत अच्छे से, हमारी ग्रोथ हो रही थी। बहुत कॉल्स आते थे, दिन में 40-50 कॉल्स भी आ जाते थे। नीलेश है, वो भी थक जाता था कि इतने कॉल्स आ रहे हैं, ये भी कंडीशन रही। लेकिन एक दिन हमारे ऊपर जो है 16 सेकेंड्स की वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ जाता है इंटरनेशनल फाउंडेशन का। फिर एक दिन यहाँ जहर वाला कांड होता है, फिर वो एक कांड और होता है। तो ऐसे लगातार होते फिर फाइनली मतलब एक सच्चाई की बात ये भी है कि सखा ने कोई खुशी में रजनीशपुरम या ओशो कुंभ नाम नहीं छोड़ा। उसकी पीड़ा वही जानते हैं, क्योंकि ये उनका खुद का ही सपना रहा, जो कि यहीं सहारनपुर तीवड़ा से ही उनके अंदर आया। और उस सपने को फुलफिल करने के लिए ये उनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश में भी हमने किया था एक बार। मतलब समझ लीजिए 11 दिसंबर से 2 महीने पहले ही उनके अंदर आ जाता है कि ओशो कुंभ करते हैं। कुछ होने लगता हो उनके अंदर कि चलो करते हैं, ये मौका आ रहा है ओशो के लिए। बर्थडे हाँ, एनिवर्सरी आने वाली, और कैसे एक इंसान एक्साइटमेंट बोलिए, जो भी मतलब उनके अंदर का वो एक पुराना ड्रीम बार बार उनको आता था कि चलो करते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रयास था, और इस तीसरे प्रयास में मतलब समझ लीजिए कि ये निकलता है कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई खुशी से उन्होंने रजनीशपुरम नाम नहीं हटाया जितनी खुशी से उन्होंने रखा था। मतलब समझ लीजिए सबके अंदर ये सवाल था कि आप रजनीशपुरम नाम क्यों रख रहे हैं, आप अपने नाम से रखिए। ये बहुत लोगों का सवाल था, और ये सब उन लोगों का सवाल था जो ओशो को जानने मानने वाले थे, सन्यासी थे, और जो सखा से प्रेम करते थे। उन्होंने एक बार भी उनसे नहीं पूछा कि आप रजनीशपुरम नाम क्यों रख रहे हैं। इसके हम सब गवाह हैं। यहाँ पे हमारे पास ही कॉल आते थे, मैसेजेस आते थे, स्वामी जी से बात करते थे लोग। तो जो उनसे प्रेम करने वाले हैं उन्होंने कभी इव्वट भी नहीं किया, कभी नहीं कि सखा आपको अपने नाम से करना चाहिए, आप रजनीशपुरम क्यों रख रहे नाम। उन सबके अंदर, इवन हम लोग के अंदर भी यही था कि आपको जो ठीक लगे आप करिए, इस तरीके से। तो ना उनका कभी सवाल था, ना कभी ये था कि आप हमें जस्टिफिकेशन दीजिए कि आप क्यों रख रहे हैं। लेकिन हाँ, ओशो की सभी सन्यासी, सब जितने भी लोग जुड़े, देखते, मानते, जानते हैं, उनके अंदर से ये था ओशो का नाम क्यों रख रहे हैं, अपना नाम क्यों नहीं रख रहे हैं इस तरीके से। मतलब उनको हर स्टेप पे प्रॉब्लम है।
जब हमने योग निद्रा शुरू की तब योग निद्रा का जिक्र भी नहीं था कहीं पर भी। ओशो की ध्यान की जितनी भी विधियों वाली बुक हैं उसमें भी नहीं जिक्र है। बहुत विरोध हुआ हमारा। फिर बहुत समय बाद जो है हमने देखा कि ओशो के कैंपों में जो है योग निद्रा कराई जा रही है। हाँ, जैसे हमने ये हमारा ओशो कुंभ का ड्रॉप किया, अगले ही दिन नीलेश के पास एक पोस्ट आती है कि 3 दिन का महाकुंभ हो रहा है। और कितना विरोध झेला हमने। हाँ, वो महाकुंभ था। उसी ने मुझे पोस्ट भेजी थी कि देखिए ये महाकुंभ हो रहा है 3 दिन का। 3 दिन का। हाँ जी। और 2017-18 में जो कुंभ था उस दौरान ये बहुत सारी पोस्टें हमारे खिलाफ चली थी और उसमें ये लिखा गया था कि ओशो तो कुंभ के खिलाफ थे। ओशो ने तो कुंभ के खिलाफ बोला है। स्पेशली वो कटआउट्स, प्रवचन, वो सब निकाल के लोगों ने उसको बहुत चलाया। और अब जब हमने ओशो कुंभ छोड़ा तो अब वही सन्यासी महाकुंभ की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हो गया होगा उनका। तो ये सारी चीज़ें हैं। गैदरिंग तो देखिए आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन कुछ नाम की वजह से रुकते हैं, कुछ लोग उन्हें रोकते हैं, या पता नहीं क्या उन्हें कौन रोकता है, हमें नहीं पता। जलन भी रोकती है, ये भी है, ईगो भी रोकता है। नहीं, अभी इसमें जो बात हुई ना, ये अपने जो लाइव है तो ये सखा का स्वभाव है कि सब बात जो है ओपनली पब्लिक करते हैं वो। बिल्कुल। तो अभी आपको ऐसा नहीं लगता कि वो समझो जो आदमी डिटेल में सखा को नहीं जानता है और वो सुसाइड वाली वीडियो देखता है, सुसाइड अटेम्प्ट का, तो वो तो सोच में पड़ेगा ना, वे ऐसी जगह कैसे जाएगा जहाँ पे ऐसा भी करने की कोशिश की गई है। सुसाइड नहीं, मतलब जहर, अटेम्प्ट, हाँ, जहर देने की कोशिश की गई। हाँ, टू सुसाइड। देखिए मैं आपको बताऊं, अटेम्प्ट टू मर्डर, हाँ, मतलब हाँ। तो इसका स्वामी जी ने अपनी ये प्रोफाइल पे एक चीज भी लिखी है कि जैसे जहर, वैसे अगर देखा जाए तो आश्रम में नहीं तो आश्रम के बाहर कहीं पे भी जहर तो है ही, कहीं तो है, सांप में भी जहर है, मेडिकल स्टोर पे भी नहीं, लेकिन सखा लिखा है मैं यहाँ धारणा तोड़ने का काम करता हूँ। तो ये चीज है। नहीं, आपकी बात ठीक है कि कोई नया, हाँ, नया आदमी सुन के डर भी सकता है। मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो बड़ा सब बड़ा, फिर भी मैं आ गया, वो बात नहीं है। लेकिन नए आदमी का भी दिमाग देखिए पे एक बार उसका बिल्कुल डर सकता है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं डर सकता। फिर वही है कि उसको एक पन्ना पढ़ के अगर डिसीजन लेना है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। किताब पढ़ के डिसीजन लेना है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। वो उसके ऊपर है, वो कितनी बात मान के क्या, कितनी बात पढ़ के क्या मान लेता है। उनकी लाइफ ओपन है, हर घटना सबको पता है। यहाँ कितने लोग हैं जो पता नहीं कब से सुनते हैं, कब से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। कोई 10 साल से है, कोई में कितने समय से है। इतना सुनने, जानने, मानने के बाद भी कितना समय लग गया ना यहाँ तक आने में। तो अगर वो एक पन्ना पढ़ के कुछ डिसीजन ले लेता है तो वो उसकी लक है या उसका बुद्धि है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसका लिखा ही नहीं होगा यहाँ ना, तो एक पन्ने वाली हाँ। बात का ना, जो ये एक पन्ने वाली बात दिव्या बोल रही है ना, इसका मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ। ये चाहे ऑफ कैमरा ही रहने दो सुमन, कोई बात नहीं। इसका ये है कि एक पन्ना मैंने भी देखा था जब यहाँ आश्रम शुरू हुआ था। मैं 2017 से, मुझे मेरी सिस्टर ने ना सडनली ऐसे शेयर करी थी स्वामी जी की प्रोफाइल। हम 2017 में जुड़ी थी दोनों बहनें, ओशो के कोई शिविर करवाते थे उधर हमारे एरिया में। मैं हरियाणा से हूँ तो मैं जुड़ी थी। तो उसने ना ऐसे सडनली शेयर किया, मुझे बोले कि क्योंकि मैं सिख कम्युनिटी से हूँ तो एज यूजुअल आप सबको पता है कि सिख जो ओरिजिनल है वो बंदा ना सच और थोड़ा बोल्डनेस हमेशा पसंद करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो उसने मुझे शेयर किया, मुझे बोला यार ये देख, इनको तुम ना पढ़ा कर, ये ना बहुत गजब बातें बोलते हैं, सच बहुत बोलते हैं। और जिनके हमने शिविर अटेंड किए थे और जैसे मैंने इनका प्रोफाइल देखी, मैंने उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया कि वो क्या लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, ये क्या लिखते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं।
फिर उसी दौरान शुरू हुआ पंजाब से जब फार्मर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, वो हमारे सारे इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में कितना वो रहा है ना। और उसमें ये नहीं था कि ओनली सरदार एज अ सिख, मुझे एज अ सरदार या एज अ फार्मर, क्योंकि मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए बहुत क्लोज थी वो चीज़। तो हम सब उसमें बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सारे लोग भी आए हैं ना उसकी सपोर्ट में। लेकिन जिनका हम शिविर अटेंड करते थे ना, उस बंदे ने कभी भी एक ऐसा वर्ड नहीं लिखा कि कोई जो वहाँ पे डेथ हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कि कुछ गलत है। उसी दौरान मैं देखती थी और सखा की मैंने मतलब ऐसे पोस्ट भी देखी कि इन्होंने इतने बोल्ड वर्ड्स में उस वक्त लिखा और मैंने उस चीज़ को शेयर भी करा। और मुझे उस चीज़ ने भी बड़ा अट्रैक्ट किया कि यार सच में मतलब आज के समाज में जब पॉलिटिक्स सिस्टम आ गया, हर बंदा पॉलिटिकल हो गया है ना, अपने तरीके से चल रहा है, उस दौरान भी कोई एक बंदा है यार जो सच बोल रहा है। वो चीज़ ना ऐसे माइंड में कहीं ना कहीं वो थी। और चलते चलते जैसे कभी कभी ऐसा नहीं था कि मैं इनको सुनती थी, मैंने यहाँ आके ही मुझे पता चला कि सखा परिवार भी कोई चीज़ सिस्टम है। मैंने इनकी कोई वीडियोस जो भी देखी यहाँ आके, मुझे नियति बताती थी आने के बाद कि रू ये देखना तुम, ऐसी इनकी स्वामी जी की लाइफ के बारे में ये देखना। मैंने पहले कुछ नहीं ज़्यादा देखा हुआ था, बस मैं पोस्ट सडनली पढ़ लेती थी। और ऐसे जब रजनीशपुरम उस वक्त नाम रखा शुरू हुआ, तो एक जैसे जगह से, या जैसे ओशो को सुनते थे उनका सपना सुना है ना, तो रजनीशपुरम और ऊपर से सखा, ये एक ऐसा हो गया कि फिर मैंने थोड़ा सा एक दो चीज़ें देखी। एक वीडियो थी यहीं किसी पेड़ के नीचे ना स्वामी जी बैठे थे और ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं सब लोगों से, कुछ चेयर्स पे ये स्वामी जी भी हैं उस वीडियो में, बालेश्वर स्वामी जी भी ऐसे बैठे और ना सडनली ऐसे जवाब दे रहे हैं कि ये ना जो मैं बना रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हरामखोर इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे मुझे भीड़ नहीं चाहिए, यहाँ पे वो आएंगे जो गर्दन कटवाने के लिए राजी होंगे, गर्दनें काटूंगा मैं यहाँ पे, गर्दनें। ये जो एक पन्ना था ना जो मैं जवाब देना चाहती हूँ, इस लाइन को मैंने सुना और उसके बाद में मुझे जैसे ना एक था कि एज अ सिख, क्योंकि जब सिख कम्युनिटी शुरू हुई थी तो गुरु गोबिंद सिंह जी लास्ट गुरु थे, तो उन्होंने जब सिख एक पंथ बनाया था तो उन्होंने ऐसे एक जगह पे गैदरिंग की थी, बहुत अपने सभी मानने वालों को बुलाया था और उन्होंने क्या किया था कि आए, वो आके तलवार उनके हाथ में थी और इतनी गैदरिंग में आके बोले थे कि मुझे एक सिर चाहिए। तो एकदम से लोग सन्न हो गए थे कि ये क्या बात हुई, सिर चाहिए। उनमें से एक बंदा उठा आया वो स्टेज पे, वो उनको बैक पर कर्टन के पीछे ले गए और बाहर आए तो तलवार पे खून था। तो फिर उन्होंने आके बोला कि मुझे एक और सिर चाहिए। फिर वो उसके लिए और भी ज़्यादा वो हो गया कि एक तो मार दिया, अब दूसरा। ऐसे करके उन्होंने हर बार मतलब 5 बार किया। तो 5 इतनी भीड़ में से उस वक्त जितने भी गुरु नानक को मानने वाले और गुरु गोबिंद सिंह तक के लोग थे, 5 सिर्फ निकले, है ना। तो वो हमारे लिए, हम बचपन से पढ़े हैं कि हम जो ये कम्युनिटी शुरू हुई है, ये गर्दन कटने से शुरू हुई है, कि वो बचपन से हमारे अंदर ऐसा आता है कि कुछ भी होगा यार, गर्दन देनी है तो देनी पड़ेगी, वो इस लेवल का। और फिर जैसे उस दिन मोक्ष की बात स्वामी जी कर रहे थे लाइव में, शायद सभी ने सुना है, उस दिन में स्वामी जी मुझे एकदम से बोल रहे थे कि मुझे ऐसे लगता है सिखों में मोक्ष का कोई कंसेप्ट नहीं होता। मैंने कहा मैंने नहीं सुना था मोक्ष का कोई कंसेप्ट, बचपन से स्पिरिचुअलिटी रही, अमृत भी छका, सब किया, लेकिन कभी सिख कम्युनिटी में ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ही एस्पेक्ट होता है कि आपका गुरु है, आपने गुरु के लिए सब कुछ करना है, गुरु के लिए, गुरु को मानना है, गुरु की बात माननी है, गुरु गुरु ही रहता है सिख कम्युनिटी में मोस्टली। और उसी दौरान जब ओशो आए तो ओशो ने एक चीज़, नया कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ में ये ऐड कर दिया कि मतलब गुरु जो है वो जिंदा गुरु है, उसकी ही वैल्यू है। इतना काम ओशो ने, मतलब मेरा लक है कि मैं भटकी नहीं। जैसे आम मैं अब यहाँ आके देख रही हूँ ओशो सन्यासी, मतलब कितने सवाल, लेकिन मैंने जितना सुना मुझे सिर्फ यही उन्होंने सुनाया। मैं ये कहती हूँ कि ओशो ने सिर्फ मुझे इतना ही सुनाया कि जिंदा गुरु की ये अहमियत है। और उसी दौरान क्योंकि मैं सिख थी तो मैंने उनका ना एक ओंकार सतनाम, उनकी एक सीरीज़ है सारी, मैंने वो सुनी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मुझे उसी चीज़ से रिलेटेड मैंने सुना। उसमें ना उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली, वो मुझे ऐसे लगी कि जैसे देखो मैंने अमृत तब छका हुआ था, अमृत इन द सेंस आप लोगों को पता होगा जो सिख लोग तलवार लगा के और वो पूरा प्रोसेस होता है ना, तो वो मैं उसी पहरावे में थी उस वक्त। तो उन्होंने ये बात बोली कि जैसे आप सोए हुए हो, कोई बंदा आया, उसके हाथ में लाठी है और वो तुम्हें ऐसे करके जगा रहा है और तुम उठ गए हो, और उठने के बाद में वो बंदा चला गया, थोड़े टाइम के बाद तुमने वो सिर्फ लाठी पकड़ ली है। अब वो उधर से कोई है नहीं है जो तुम्हें जगा रहा है, लेकिन तुम लाठी पकड़े हुए हो। ये बात एज आ सिख बहुत लोगों ने उनका विरोध भी किया, मैंने ये भी देखा कि हाँ मतलब जो कट्टर सिख थे उन्होंने किया, लेकिन थी मैं भी, लेकिन मुझे सच में वो बात बहुत हिट करी कि ये बात तो बहुत
खास है कि अगर जब उठाने वाला ही नहीं है तो मैं ये मतलब जिसने ये दिया है जब वो ही नहीं रह गया तो मैं इसे क्यों पहनने फिर रही हूँ ना। बस एक वो कॉन्सेप्ट था और एक ये उस कॉन्सेप्ट से आके ये जुड़ा जब एक ही पन्ना मैंने देखा स्वामी जी का कि गर्दनें कटेंगी यहाँ पे, उस दिन से ये साहस एज अ सिख मुझ में था कि यार गर्दन कटवाने वाली बात आ गई तो कटवाएंगे, अब जाके देखेंगे कि हाँ गर्दन। और जब से आई हूँ अभी मुझे जस्ट 5 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं, इस 9 तारीख को 5 महीने होंगे। अब मैं कहती हूँ कि एक एक दिन जितना मैंने, क्योंकि मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी को जितना मैं पढ़ सकती थी, जितना मेरे हिस्से में आया मैंने पढ़ा था। और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी में एक ही अहमियत है, वो है गुरु की। सारे भक्तों की, चाहे फरीद जी, कबीर जी, जितने भी नामदेव जी, जितने भी भक्तों की उनमें बानी है, चाहे इवन गुरुओं की है, उन सब का एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है गुरु। और यहाँ आके उस कॉन्सेप्ट में मैंने सखा में और मेरे उस गुरु वाले कॉन्सेप्ट में सच में कह रही हूँ कि 0.01% भी कमी नहीं पाई, कमी नहीं पाई मैंने। मैं हमेशा एक शब्द सुना करती थी कि जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। यहाँ आके वो वर्ड सच में मेरे को ऐसे लगते हैं कि यार ये जिन्होंने लिखा होगा उनको गुरु मिला होगा और उन्होंने कमी नहीं पाई होगी तो ये वर्ड लिखे गए होंगे। और आज वो चीज़ मैं एडमिट करती हूँ कि सच में अगर गुरु होते थे पहले तो ऐसे ही होते होंगे, इसके अलावा कम में तो नहीं चल सकता, मतलब सच में। और अब ऐसे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा सोच रहा है कि गुरु कैसा, अब ऐसे होता है कि अब शिष्य कैसे हो सकते हैं। अब उस मुद्दे पे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमें तो परमात्मा ने, उस नेचर ने हमें गुरु दे दिया। देखिए अब हमारी गुरु जैसे सखा है, ये मतलब मेरा अपना मानना हमेशा से रहा है कि ठीक है वो मेरे हर तल को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, प्रेमी भी, दोस्त भी, भाई भी, माँ बाप भी, जितने भी रिश्ते आप कह लो सब कुछ सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो गुरु हैं, उसके बाद ये सारी चीजें आती हैं। तो उनका हमेशा ट्रीट भी मेरे साथ यही रहता है कि जब मतलब ये एक नॉर्मल घटना मैंने एक्सपीरियंस की है कि जब मुझे लगेगा ना कि इस बात पे अब डांट पड़ी, इस बात पे तो गए आज काम से, उस बात पे वो कुछ नहीं बोलेंगे और इतनी सी बात होगी, हमने कहा इस बात में क्या डांट पड़ेगी, इसमें तो पड़ ही नहीं सकती, उसमें तो समझ लीजिए गए, उसमें तो हमारे साथ फिर मतलब आप जो सोचोगे कि ये इस बात पे ऐसा रिएक्ट करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ, सच में कभी भी नहीं हुआ कि यहाँ हमने उम्मीद की और सामने से वैसा रिस्पॉन्स, नेवर, ये तो होता नहीं। हम और वो सच बताएं तो उनकी आंख ऐसी है कि हमें सालों भी लग जाएंगे समझने में कि इस बात में क्या गलती थी, लेकिन उनको उस भले वो बात हुई भी नहीं होगी लेकिन उन्हें वो दिख जाता है कि ये हरकत यहाँ तक जाएगी, मतलब वो उन्हें दिख जाता है। तो कितने उनकी बातें या कितने डिसीजन जो ऐसे होते हैं ना उस समय नहीं समझ में आते आम तौर पे। ये स्वामी जी भी राजी होंगे, इनके साथ भी ये रहा होगा कि अभी तो कोई ऐसी बात हुई ही नहीं है स्वामी जी। हाँ उस समय तो यही यहाँ की गलत कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ लेकिन अंत में आप जब आगे हाँ ये स्वामी जी बोल भी देते, लेकिन आप बताओ स्वामी जी अंत में क्या निकलता है, जिस सोच को वो लेके कहते हैं ना अंत में वही चीज निकलती है, वही सच साबित होता है हमेशा। जैसे ऋषिकेश आश्रम को उठ के ऐसे ही चल देना किसी को समझ में नहीं आया, मुझे तो तब तक विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा अभी ठीक है, अभी माहौल को बैलेंस करने के लिए ऐसा बोल रहे होंगे शायद। मुझे तब तक ये बात सच नहीं लग रही थी जब तक उन्होंने अपने पिताजी की इस तस्वीर के लिए नहीं बोला कि पापा की फोटो उठाओ और चलो। जब उन्होंने ये बात बोली तब मुझे 100% श्योर होगा कि अब हम यहाँ नहीं रुक रहे, वरना हर जगह को जहाँ पे भी हम रहे उसे हमने बहुत ही प्रेम से सींचा, हर जगह, चाहे हम रेंट पे रहे, चाहे रेंट पे क्या हर वक्त रेंट पे ही रहे चंडीगढ़ से पहले, तो इतना प्रेम से सींचा और इतनी बार बसाया हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो छोड़ने की भी ट्रेनिंग साथ ही साथ मिल रही है एक तरीके से। एक शायद ना जब वहाँ बैठे थे अभी एक शायद जिस बात से स्वामी जी ने ये कहा था कि दिव्या बताएगी, मुझे अब ऐसे लग रहा है कि
जो क्वेश्चन वो ये था, शायद ये क्वेश्चन था कि शिष्य वाला। गुरु के साथ शिष्य कैसे रह सकता है। तो मेरा अभी तक की लाइफ का मैं एक ही लाइन में कह सकती हूँ, सम अप कर सकती हूँ मेरा एक्सपीरियंस तो, कि अगर आप में हिम्मत है गर्दन कटवाने की तो आप गुरु के साथ रह सकते हैं। अगर इससे हल्का सा भी कम में है तो आप नहीं रह सकते, आप भागेंगे। बिल्कुल, और आपके उसमें मैं हर भी हूँ, मैं आपको उसमें बताती हूँ। इंक्लूडिंग मैं भी हूँ कि पता नहीं हाँ, कब ये, आज मेरा हौसला इतना है, पता नहीं कब क्या हो जाए। मतलब मैंने एक छोटी सी स्टोरी कभी, मतलब जब मैं गुरबानी कथा सुनती थी उस वक्त मैंने सुनी थी कि मतलब ये जो रास्ता है ना, इतना फिसलन भरा है कि चाहे यहाँ पे कोई अपने आप को बुद्ध कहे, चाहे एनलाइटेड कहे, चाहे कुछ भी कहे, चाहे ज्ञानी कहे, मतलब मैंने ये सुना था कि ये रास्ता आखिरी सांस तक तक इतना फिसलन भरा है कि रिस्की है, कहीं भी रिस्की। फिसलन हो सकती है। यस, और रिस्की है, मैं बहुत जब रिस्की से है। आई हूँ ना, और मैंने पहले की चीजें सुनी हैं और अब ये घटनाएं अपनी आंखों के सामने देखी हैं, तो सच में हर वक्त सिर्फ अंदर से, मतलब बाहर से चाहे हाथ जोड़े ना जोड़े, लेकिन उस एग्जिस्टेंस के आगे ना अंदर से एक ऐसी भावना रहती है कि हर दिन हर घड़ी एग्जिस्टेंस संभाले रखना कि जिस रास्ते पर चले हैं, ये जो फिसलन, ये जो कोयले की कोठरी में से निकल रहे हैं, दाग ना लगे, बच जाएं हमारा रास्ता पूरा हो जाए। बस यही है एक जो गुरु के साथ आई थिंक हमें परमात्मा अगर हिम्मत दे तो हम एक इस रास्ते पे चल पाए। इसी लाइन के साथ मैं तो ये बात का जवाब यही दे पाऊंगी। नहीं, बिल्कुल, ये मेरा भी यही अनुभव है कि आप अगर गुरु के साथ हैं तो आप समझ लीजिए आप नेवर एंडिंग परीक्षा में हैं। बिल्कुल, चाहे वो प्रेम मिले, चाहे वो डांट मिले, चाहे वो होगा extreme। एप्रिसिएशन मिले, चाहे वो आपका ईगो हर्ट करे, चाहे वो आपको जलन महसूस कराए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इतना ही कह दे कि पानी ले आओ, चाहे वो इतना ही कह दे कि यहाँ से जाओ, समझ लीजिए आप 24/7 परीक्षा में परीक्षा है। में ही है। आज भी जब उन्होंने बोला कि दिव्या से बात करना, वो बताएगी, मैं एकदम शॉक हो गई। और मेरा अगला ही थॉट था कि लगता है अब मेरी अहंकार वाली परीक्षा होने वाली है क्योंकि इतना अटेंशन जब मिलता है तो शायद उसके बाद अहंकार आ ही जाता है कि इतने लोग देखो आपको सुन रहे हैं, ऐसा ही होता होगा। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जलन और अहंकार में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जलन आपको महसूस होती है, अहंकार आपको महसूस नहीं होता। ये मेरा अनुभव है, आई डोंट नो सही गलत, लेकिन ये मेरे हिसाब से सही लगती है बात। क्योंकि जलन से भी मैं गुजरी हूँ, जलन का भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। अहंकार का शायद यही वाला हो आगे का स्टेप, आई डोंट नो। लेकिन ये बात है, मैंने दूसरों का अहंकार देखा है जो साथ हमारे रहते थे, या अचानक उनको अहंकार आ जाता था, तो देखा तो मैंने है, थोड़ा थोड़ा मुझे पता है। तो जलन तो आपको महसूस होती है, आपको हिला देती है, आपका अस्तित्व भी हिला देती है। मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब ऐसे कि सब चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा भी नहीं होता स्वामी जी, वो तो आप समझ भी नहीं सकते जो उसको हो रहा होता है उस समय। बहुत खतरनाक फीलिंग है वो। ऐसी फीलिंग है कि अगर मैं जलन पे बोलने बैठूं और कोई स्त्री मेरे से पूछे तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा, इतना इतना ऐसा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जलन और अहंकार में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जलन आपको हिला देती है, महसूस कराती है, और अहंकार का मजा आपको महसूस भी नहीं होने देता कि आप कब अहंकारी हो जाते हो। ऐसा बताओ है कि अहंकार पुरुषों में ज्यादा हो, जलन स्त्री में ज्यादा हो? ऐसा कुछ ये नहीं है, ऐसा जलन किसी पुरुषों situation के में भी है। हिसाब से है ओशो के स्वामी जी। कितने सन्यासी जलते हैं स्वामी जी से, हैं तो पुरुष ही। और इतनी स्त्रियां अहंकारी भी अहंकार होती की हैं, बात भी इतनी मैं- स्त्रियां अहंकारी भी होती हैं कि अगर उनसे कोई बात कह दो तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। मैंने ये खुद बिल्कुल भी अहंकार सच अनुभव नहीं किया है, अपनी जिंदगी में। ये बिल्कुल ऐसा सच भी- नहीं है कि किस में क्या ज्यादा होता है। हर इंसान में सब सब कुछ कुछ होता होता है, है। सब अरे कुछ होता है, अनुभव नहीं है स्त्री का। सब कुछ होता है, हर इंसान में सब कुछ होता है, ऐसा मुझे लगता है। मे भी मैं गलत हूँ, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है। आज मेरा एक अनुभव बताऊं। हाँ हाँ प्लीज। मैं इधर आया था, मैं 7-8 साल से सका जी से सुनता हूँ रेडियो। और मैं अगस्त महीने में इधर हाँ, मैं 7-8 साल से सुनते रहता है जी। बाद में ऐसा जुड़ा हुआ मैं लंबी सी। बाद में अगस्त महीने में मैं थेरेपी के लिए आ गई इधर, बुद्ध पूर्णिमा के। हाँ, बाद में मैं 10 दिन का थेरेपी बोल दिया मेरे को, 10 दिन का मैं ले लिया।
बाद में सका जी से मैं बैठा था, ऐसा ही मेरी एक बेटी है, उसका एक प्रॉब्लम था, उसके लिए मैं सका जी से बोल दिया ऐसा ऐसा मेरे बेटी का एक प्रॉब्लम है सका जी, फिर उसका भी थेरेपी लेना चाहता हूँ। सका जी ने बोल दिया ठीक है जी, तुम क्या करिए आप इतना दिन का उसका ये काम कीजिए, मैं उसको देख लेता हूँ। देख लिया जी। बाद में उन्होंने मेरे को बता दिया जी कमी उसको 2 महीने लगेगा, इधर तो इतना तुम्हारे महंगा पड़ेगा, आप उधर ही मशीन लेके कर सकते हैं। उतना हमारे पास उतना पैसे देने का, एक मशीन का कमी 7-8 लाख रुपए इसका जापान से आता है। मैं सोचा फिर इतना पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है, क्या करना चाहिए। सका जी बोल दे मुझे ऐसा ऐसा मेरा अभी परिस्थिति नहीं है, आगे देखेंगे। उत्तम जी आप बिल्कुल ऐसा मत है जी, इधर परिवार को इतना सहकार कर रहा है सका जी, ऐसा नहीं है, मेरे को खुद महसूस हुआ। सका जी बोल दे आप फिक्र मत करिए, तुम एक मशीन लेके जाइए घर को, तुम्हारा कितना अभी जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कितना तुम्हारे को अभी अवेलेबल है उतना करा दीजिए, आगे पीछे करा दीजिए। ऐसा मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, व्यवसाय में हूँ। तो बोला इतना विश्वास तो सका जी पहले से मैं 7-8 साल से उसके पूरा करे जी। फिर सका जी का भावना ऐसा है जी, मैं तो खुद का महसूस किया, उन्हें आगे पीछे का तब विचार भी करता नहीं जी, सीधा सीधा बोल दिया। एक मौलिक कर की लड़का था इधर, मौलिक इनको एक ना कल एक मशीन रहा होगा उसको भेज दीजिए। मैं सोचा इतना कोई बिजनेसदार लाखों करोड़ रुपए, उसका माँ बाप भी बेटे के हाथ में भी देता नहीं जी, 1 लाख रुपए दे बोले तो तेरे को क्यों चाहिए, कहीं कुछ चाहिए पूछता है। फिर इतना तो मेरे को खुद का अनुभव हो गया। बाद में मेरे पास कितना था मैं उतना दे दिया। बाद में अभी लड़के का भी थेरेपी भी चालू है, अभी और भी हो रहा है, वो बात नहीं, मैं खुद का महसूस किया जी उनका इतना प्रेम है उतना है। बिल्कुल धनंजय जी, अगर एक पन्ने की बात करें तो जितने भी मैं सोच हम लंबा रख बाहर रह के भी हम परिवार भी जुड़ा रहता है, ऐसा एक उसका परिवार है। इधर जो बंदा ऐसे आता है ना इधर सडनली, तो वो उसका बहुत परिवार कीमती है। आता है। चुना हुआ बंदा ही आता देखिए है। दो लास्ट बातें बोलूंगी मैं, मेरे शायद तो- सबको अब उठना भी है, ठंड भी लग रही होगी। 2 लास्ट बातें ये हैं कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया था ओशो आश्रमों में जाकर, रेशियो वल्गैरिटी का और इनडिसेंसी का ज़्यादा था और डिसेंट लोगों का कम, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे हम फ्लैट में रहें, चाहे हम कोठी में रहें, चाहे हम कहाँ भी रहें, ये मेरी अंदर की भावना हमेशा से रही। फिर इसमें सखा जी का स्ट्रिक्ट, बोल्ड और टू द पॉइंट बोलना और उनका जो एक छवि बनी हुई है, उसकी वजह से ये हुआ कि हमारे यहाँ वैसे लोग पहुँचते ही नहीं हैं। जितने भी होते हैं डिसेंट होते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, आज हम यहाँ जून जुलाई अगस्त से हैं लगातार, है ना स्वामी जी, इतने समय से हम यहाँ हैं, इतने दिनों तक हम यहाँ रहे, बीच में हम आते जाते रहे, अभी तो हम लगातार भी हैं। लेकिन इतने टाइम तक मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इस जगह पे अभी तक कोई भी ऐसा नहीं पहुंचा है कि जहाँ यहाँ पे रहने वाली लेडीज़ को, आने वाली स्त्रियों को ये महसूस हो कि हम इस कोने में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ वो फलाना बंदा है। बिल्कुल। तो ये इतनी, मतलब आप समझिए, आपने क्योंकि क्राउड से बात शुरू की थी कि 100 लोग भी नहीं है, 100 लोग होना और जितने लोग हैं मुझे लगता है 30-35 जितने भी होना और डिसेंसी से होना, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। और यहाँ रहने, मतलब मैं एक अनुभव आपको बता रही हूँ, और यहाँ दीप्ति भी रह रही है, यहाँ इतनी लेडीज और भी आई, पूनम जी रही 40 दिन तक, जब हम लोग नहीं भी होते थे तब भी शी वॉज सेफ, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग आए, बाहर से आए या मान लीजिए जितने भी शिविरों में भी आए, तो और आप मानेंगे नहीं कि इस ओशो कुंभ की बुकिंग में आप नीलेश से पूछिएगा, 1-2 लोगों की बुकिंग थी, वो हमने कैंसिल करके पैसे वापस करवाए कि वो इंडिसेंट लोग हैं, वो यहाँ नहीं आएंगे। नीलेश को मैंने बोला था। हाँ, 3-4 लोग ऐसे थे जिनको बोला कि भाई इनके पैसे वापस दो, ये इनको यहाँ परमिशन नहीं है आने की। हम यहाँ का जो डिसेंट पीस और जो ग्रेस है ना, वो हम किसी भी कीमत पे नहीं खराब कर सकते। ये हमारी दिल्ली हमेशा चाह रही है, सखा भी बहुत डिसेंट है
उनकी उनकी निगाहें हमेशा से डिसेंट रही हैं, उन पे इल्ज़ाम चाहे जितने भी लगे हों, जितने भी, लेकिन एक स्त्री से बेहतर कोई नहीं जानता कि एक पुरुष कितना डिसेंट है और या नहीं है। नहीं, क्वांटिटी और क्वालिटी में यस, कोई तो comparison हो ही उनका नहीं सकता। हमेशा से क्वालिटी पे बात रही है। और मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ, जब मैं आई थी 2013 में, जब मैं गुमनाम है दिव्या के पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है कि मैं क्यों, मेरा नाम गुमनाम है दिव्या हो गया था और कैसे क्या। लेकिन जब मेरा नाम गुमनाम है दिव्या हो गया, तब मेरी दूसरी फेसबुक आईडी थी, तब वो लोग मुझे मैसेजेस सालों तक आते रहे कि तुम गलत आदमी के चक्कर में फंस गई हो, ये मेरे साथ भी हुआ। तुम बहुत गलत आदमी के चक्कर में इतने फंसी तो हो, ये लेटर आते तुम्हें लिखे यहाँ तक उल्ट इतना, मतलब पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता था मैसेंजर में। और यहाँ तक भी ये तुम्हें बेच देगा, तुम बूढ़ी हो जाओगी तो ये कर देगा, वो कर देगा, इस तरीके की बातें। और आप सोचिए वो लोग ऐसी सब बातें मुझे लिख के भेज रहे हैं जो कभी मिले भी नहीं है, और उसको लिख के भेज रहे हैं जो 24 घंटे जिसके साथ है, उसके जिसने बारे में लिख के भेज रहे हैं। 1% भी ऐसी चीज नहीं देखी। और कि क्वालिटी उसे- और हाँ। क्वांटिटी की छोटी सी बात, ये हमारे मेरे लिए, मतलब समझ लीजिए कि मेरे लिए ये बहुत सुकून वाली बात है कि कम से कम हम हर जगह इजीली आ जा सकते हैं। ये भी नहीं सोचना पड़ता कि अंधेरा हो गया है, हम टेंट नहीं जा सकते, बॉनफायर नहीं जा सकते, या बिल्कुल। दीप्ति को डर लगे, या आने वाली, जब मैं ही सेफ महसूस नहीं करूंगी तो मैं इसके लिए कैसे अश्योर हो जाऊंगी। मुझे तो इसके लिए भी उतनी चिंता होगी जितनी अपने लिए होगी। तो ये चीज इतना, मुझे सच बता रही हूँ, ओशो की दुनिया भी आती है हमारे पास, बहुत ओशो को प्रेम करने वाले सन्यासी आते हैं, लेकिन वो भी डिसेंट ही होते हैं मैक्सिमम, और जो इनडिसेंट होते हैं वो बहुत जल्दी भाग जाते हैं यहाँ से, ऑटो, जैसे बिना मैंने कुछ वहाँ किए, पे- ऑटो। हाँ, जैसे सखा परिवार में एक मक्कार इंसान ऑटो चला जाता है, सखा ने कभी नहीं प्रयास किया कि ये बंदा यहाँ से चला जाए। समझ लीजिए एक वल्गर सोच वाला व्यक्ति भी यहाँ से ऑटो चला जाता है, ये गॉड गिफ्ट है। ये सखा के साथ ऑटोमेटिक होता है कि वो कुछ प्लान नहीं करते, ऑटोमेटिक हमारी परीक्षाएं भी हो जाती हैं, हमारा परखना भी हो जाता है, हमें तराशना भी हो जाता है, और ऑटोमेटिक ही उनके पास से मक्कार भी चले जाते हैं, और सब ऑटो होता है। और यही हमारे इस चीज के साथ भी हुआ। एक ये अनुभव मक्कार लास्ट नहीं में पहुंच- बता के फिर समाप्त करते हैं। जैसे मैंने जहाँ शिविर पहले अटेंड किए थे ना, वो भी ओशो के सन्यासी हैं, कोई अभी नाम उनका वैसे आप लोग शायद में भी जानते हो, एक स्वामी आलोक जी नाम से हैं। वो रेलवे से वो हैं। उन्होंने हमारी साइड में, उनका था कि 19 से मैंने शिविर शुरू किए थे, मतलब जो उनके 4-5 उन्होंने ऐसे पैटर्न बना रखा है कि 3 दिन का शिविर है और सुबह आओ शाम तक कंटिन्यू, ये होगा वो होगा वो होगा ये होगा, ऐसा मतलब 3 दिन का कंप्लीट, और उसके बाद में आप, है ना। और उनके पहले शिविर का तो नाम ही ऐसे वो रखते हैं कि 3 दिन में परमात्मा को पाओ, 3 दिन में परमात्मा को पाओ, ये उनका मतलब ये कॉन्सेप्ट है सीरियसली। और जब मैंने अटेंड किया, उनके लिए भी चलो शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो, हम बुरा नहीं कहते, वो मैं सिर्फ एक उनका बता रही हूँ कि अगर वो नहीं मिलते तो आज ये नहीं मिलते। ये एक जिंदगी का दौर है कि अच्छे बुरे सब जो भी है ना। तो उनका क्या रहता था कि भीड़ हो। जैसे हम थोड़े अटेंड किए, फिर उसके बाद में हमारे जो शहर की टीम थी उसमें ऐड हो गई मैं। तो उनका ये था कि पैम्पलेट बांटने हैं, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, घर घर जाके बताना है, ऐसा उनका वो कि इतनी गैदरिंग होनी चाहिए, इतनी। और ये मतलब ये कॉन्सेप्ट है मोस्टली, गुरु चाहे कोई भी प्रचारक हो, कोई भी हो ना, उनका भीड़ का कॉन्सेप्ट है। अभी परसों की शायद बात है, मेरे लिए वो सच में बड़ी आई ओपनिंग चीज़ थी, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल सबसे नई हूँ और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें रोजाना नहीं होती हैं सखा के साथ, उनकी बातें, क्योंकि दिव्या इतने सालों से सुन रही है, नियति इतने सालों से सुन रही है, कई बार मेरे लिए वो बिल्कुल अचानक एक नई चीज़ होती है। ऐसे बैठे, जो भी कर्टन्स लगे उनके पीछे सोफे पर बैठे हैं और सडनली ऐसे सिंपली कह रहे हैं चाय पी रहे हैं। मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि सखा की ये बात थी कि मेरी तो ये उम्मीद है कि बस जो भी 5-7 लोग लास्टली रह जाएं, जो मुझे प्यारे लगे, मैं तो यहीं उनको बिठा के ना यहीं पे उनसे बात कर लूँगा। सच में मैं उस वक्त ऐसे अवाक थी कि जिस बंदे ने करोड़ों रुपए वहां तक लगा दिया, और उम्मीद, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या कि कोई 4-5 जो मिलेंगे, बस मैं उतनी सी जगह पे बिठा के उनसे बात कर लूँगा। दैट वाज इतना मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था सच में कि यार, मतलब मैं वो चीज़ देख के आई हूँ कि बंदा अपने टीम के लोगों को घर घर भेज रहे हैं कि जाओ पैम्पलेट बांटो, लोग आने चाहिए। और एक ये है कि
इतना सब होने के बावजूद अभी अगर हम मतलब सखा चाहें कि इतने रुपए लगा के आप बूस्ट कर दो चीज़ों को, तो क्या नहीं हो सकता। अगर इतने करोड़ों यहाँ लग सकते हैं तो करोड़ों बूस्टिंग पर भी तो लग सकते हैं कि हाँ यहाँ ऐड हो जाए, वहाँ पैम्पलेट लग जाए, ये वो कुछ नहीं करते। और जब ये बात उन्होंने की कि जो 4-5 लोग प्यारे होंगे ना मैं उनसे यहीं बिठा के बात कर लूँगा, दैट वाज कि यार सच में मतलब क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंस है उनके लिए। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि मेरा इतना बड़ा मेडिटेशन हॉल है या खाली है या कम लोग हैं कुछ है, उन्हें कि जो 1 2 4 मिले वो बस अच्छे से मिल जाए, जो सुन सकें, जो समझ सकें। तो ये भी एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है कि क्वांटिटी एक क्यों नहीं है कहावत हमारे वो पास। कि 100 कुत्ते पालने से अच्छा एक शेर पाल लो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही उनकी ये चीज हम उन पे लागू कर सकते हैं। नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मेरा भाव है कि यहाँ हम इतना काम करें, इतना कुछ करें, चाहे वेलनेस किसी भी जरिए से इतना करें कि यहाँ डिसेंट लोगों की भीड़ हो। ये हमारी यस, ये मेरा भाव है ये कि भाव है भीड़ सच में। हो, लेकिन इतनी Decent प्यारी होना हो, इतना बड़ा परिवार हो हमारा बिल्कुल। कि लिटरली मतलब सच में हमारा जो कुछ भी हुआ, लेकिन सखा का और मेरा कभी ऐसा नहीं है कि अब हम सखा परिवार भी हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बहुत धोखे हुए, यहाँ तक भी सिचुएशन आ गई कि सिर्फ मैं और वो रह गए थे और कोई भी नहीं था, सब छोड़ के चले गए, कभी कुछ चलता रहा। फिर नियति का आना हुआ, मतलब हमारे साथ हमेशा ऐसा हुआ कि लोग जब बढ़ते थे हम व्यवस्था बढ़ा लेते थे, फिर जब लोग घटते रहे हमने व्यवस्था घटा दी, उतनी कर दी कि जितने में हम दोनों को चाहिए। फिर कोई आ जाता था, फिर सखा का दिल मासूम सा जो है वो उनको अलाउ कर देता था, फिर व्यवस्था इतनी बढ़ जाती थी कि लगता था कि चलो हाँ इनको दिक्कत ना हो। लोगों के लिए करते वो मतलब समझ लीजिए हमें भी ऐसा ही ट्रेन किया है कि पहले जो तुम्हारे पास आया है पहले उसकी टेक केयर करनी है, देन आप अब खुद को देखोगे। मतलब ऑटो उनको देख के आप मानेंगे नहीं, जब हमारे यहाँ लोग शिविर के लिए आते थे 4 लोग 5 लोग एक 2 BHK फ्लैट में, हम हरिद्वार में रहे या नैनीताल में रहे या कहीं पे भी रहे, और कहीं वो रास्ते पे फंस गया है और उसका फोन आया, उसको नहीं मिल रहा है, वो खुद अपनी गाड़ी से लेने गए। और मैं ऐसे शॉक हो जाती थी कि आप तो गुरु हो, आपको तो एटीट्यूड होना चाहिए गुरु वाला, आप कैसे उतर के जा रहे हो गाड़ी से, आप वो आ जाएगा खुद से, कन्विंस कर लेते हैं वो। नहीं, जो मेरी तरफ जिसने 2 कदम बढ़ाए हैं, अगर उसको दिक्कत है तो उसके लिए मैं 4 कदम बढ़ा सकता हूँ, ये उन्होंने मुझे कहा था एक टाइम पे, और उन्होंने हमेशा ये किया। मतलब अगर कोई उनके पास आ रहा है, अगर उसको कहीं कोई दिक्कत हुई तो वो खुद चले गए, जब लगा कि अब कोई भी नहीं है मैं कर सकता हूँ तो खुद उठ के गए और उन्होंने और ये भी ना मैंने गुरबानी में पढ़ा था कि अगर एक पैंडा आप एक कदम गुरु की तरफ चल के जाओ, ये शायद किसी गुरु की मुझे वो नहीं पता, लेकिन उनका था कि सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। तो मैं मतलब ये सिर्फ सुना था, उस वक्त नहीं पता था, लेकिन यहाँ आके सच में पता चला कि कैसे कोई दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर रहा है और खुद ड्राइव करके जा रहे हैं कि उसको वहां से यहाँ लेके आना है। तो क्या है कि तेल, गाड़ी का तेल भी तो है, पैसे दे के टैक्सी भी तो कर सकते हैं कि आ जाओ अपने आप, लेकिन नहीं, मतलब वो कॉन्सेप्ट जो है ना कि अगर एक कदम आप चल रहे हो तो 100 कदम गुरु चलेगा, डेफिनेटली वो जिस मौलिक और चांदनी के लिए लोगों ने ये कमेंट किया कि आधी रात को निकाल दिया, वो लोगों को नहीं पता कि मौलिक आधी रात को ही ऋषिकेश में आया था 1-1:30 बजे, और तब कोइंसिडेंटली मैं और कुछ लोग जग रहे थे, तो वो आधी रात को ही आया था। और एक लड़का अचानक से आता है और कहता है कि मैं जो हूँ नेपाल से आया हूँ और मैं सखा के पास आया हूँ, मैं चल के आया हूँ, ऐसे वैसे, और हमें कुछ भी नहीं पता, कोई फोन नहीं कि कोई आने वाला है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं। अब वो लड़का कौन है, क्यों आया है, टेररिस्ट है, ड्रग्स लाया है, कुछ भी हो सकता था, जहर लाया है, हमें फंसाने के लिए आया है, क्या गलत नहीं हो सकता था। लेकिन क्योंकि वो रात को इतनी पहुंचा था तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि सखा सुबह उठेंगे तब मिलवाएंगे, तब तक उसको जो है हमने जगह दी, उसको खिलाया पिलाया कि हाँ चलो, उसने जो कुछ भी बोला उस पर ट्रस्ट कर लिया, और उसको जो है वहाँ समझ लीजिए तब से वो रह रहा था, उस पर कोई शक नहीं करा।
कुछ भी नहीं, जो उसने बोला वो ओके। फिर चांदनी भी आधी रात को आई थी। चांदनी को भी लेने हम गए थे चंडीगढ़ से दिल्ली एयरपोर्ट, खुद ड्राइव करके। अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं चंडीगढ़ से, दिल्ली जाते हैं, पूरे दिन का हमारा जो है होता है, जो भी वहाँ पे घूमना, ये वो वेट करना। रात को 2:30-3 बजे फ्लाइट आती है, उसको लेते हैं एंड देन फिर चंडीगढ़। तो सिक्के का एक पहलू सबको पता है, पूरे सिक्के का दूसरा पहलू सबको नहीं पता है। वो उन्हीं को पता है जो या तो वहाँ मौजूद थे, या तो जिनके साथ हुआ, या फिर जैसे आप लोगों को मैं बात बता रही हूँ। तो ये रही सिचुएशन हमेशा से यही रहा कि वो चाहें तो पैसा खर्च करके सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कोशिश यही करते हैं कि कोई अगर मेरी तरफ बढ़ा है तो मैं उसकी तरफ बढ़ूं। यही रहा है हमेशा से। अभी जैसे ये चांदनी वाला वो हुआ तो मेरे आए को अभी 2 ही महीने मुझे हुए थे, और इतना बड़ा झटका था ये मेरे लिए, इतना बड़ा कि ये ऐसे कैसे हुआ। और मुझे सच में ऐसे लगा था कि जैसे मैं अभी आई हूँ तो मुझ पे क्यों ट्रस्ट करेंगे अब इतने एक ये, और दूसरा सबसे बड़ा था कि यहाँ जहर की जो साजिश हुई सिर्फ अपने ईगो और अपने आकांक्षाओं की वजह से, और यहाँ रहने वाले बच्चों ने भी, उनको जब भी पता चला, जैसे भी पता चला, जैसे भी बात खुली, कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग होने से बची। तो ये भी उनका क्वेश्चन यही था कि मैं ऐसी कोई शिक्षा तो दे ही नहीं रहा हूँ। तो मेरी जितनी भी मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है, मैं यहाँ जो शिक्षाएं देता हूँ आके, उसमें तो ऐसी कभी भी कोई ऐसी बात नहीं रही। तो यहाँ क्यों ये हरकत हुई, सोच भी क्यों आई किसी के अंदर? यही उनको सबसे मतलब ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ी सिखाता हूँ और कोई सीख क्या रहा है। मतलब अपने ही मन से सबका है। ओशो कुंभ के कैंसिल होने का सबसे बड़ी बात जो उनकी मुझे कहते हैं कि जब मैं तुम लोग मेरे साथ 10, 12, 15 लोग रह रहे हो, जब मैं इन लोगों को 5-5, 7-7 साल से नहीं समझा पा रहा, तो मैं भीड़ इकट्ठी करके उनको 5, 10 दिन, 20 दिन में क्या सिखा लूंगा। ये जब वो बात कहते हैं, सच में उस वक्त एक ऐसे लगता है कि मतलब धरती फट जाए और हम समा जाएं कि यार हम उनके साथ रह के भी मतलब क्यों नहीं हम सीख पा रहे। क्यों ये नौबत एक गुरु को कहने की आ जाती है कि मैं इतने सालों से मेरे साथ कोई शिष्य रह रहा है और वो क्या करके चला जा रहा है। और उस वक्त मुझे था कि अब मुझ पे क्यों ट्रस्ट करेंगे। मुझे 2 महीने भी नहीं आए को हुए और 2 साल 5 साल वाले ऐसे करके जा रहे हैं, और स्टिल मैं हैरान हूँ कि एक सुई मात्र भी मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि कभी मुझे इन लोगों ने, दिव्या ने, नियति ने कभी उस नज़र से देखा हो कि चांदनी ये करके गई और ये तो अभी आई है। कभी भी इन्होंने ऐसे किया हो। या सखा की तो एक्सट्रीम है, वो तो सोचना क्या, उनको तो उम्मीद ही नहीं करते कि वो किसी पे कभी शक करेंगे। लेकिन इन दोनों का भी मैं हैरान हूँ कि यार ये भी ऐसे हैं कि मतलब इन्हें भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ यार वो एक अलग करैक्टर था, तुम एक अलग करैक्टर हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ आके एक पहलू दिखा कि इंसानियत का ये पहलू भी होता है। समाज में तो नहीं दिखता ये पहलू कभी भी। सच में समाज में सीरियसली मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं सिखाया कि इंसानियत होनी चाहिए। उनका तो सालों तक यही सवाल रहा कि सखा की जात क्या है, तुम्हारे यहाँ जो रह रहे हैं उनकी जात क्या है, कोई मुस्लिम तो नहीं है। मतलब सीरियसली समाज आपको इंसानियत नहीं, समाज छोड़िए, मेरे घर ने तो मुझे नहीं सिखाई, क्योंकि वो घर भी उसी समाज में है। तो ये शिक्षा तो मुझे नहीं मिली। लेकिन हाँ, जहाँ मैंने अपना परिवार देखा और जहाँ मैंने इतने परिवार देखे, लोगों के साथ रही, अनुभव सुने, देखे, जो सखा का परिवार है वो बहुत ही अच्छा परिवार है। मतलब ऐसा परिवार मैंने नहीं देखा कहीं पे भी जिसने इतना इजी तो मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने तो पहले तो सखा को भी नहीं एक्सेप्ट करा, उनकी लाइफ भी नहीं एक्सेप्ट करी, उनके वो अलग स्ट्रगल्स थे। लेकिन आज की ये कंडीशन है कि सखा की बेटी के शादी के कार्ड बांटने भी मैं साथ गई थी सारे रिश्तेदारों में। तो ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं कि वो भी एक परिवार समाज का ही है, लेकिन उनके परिवार में ये क्षमता है, इंसानियत वाला एक्सेप्टेंस है, उनके परिवार में ये इंसानियत वाला डीएनए है। मैंने ये देखा है जो करने को आतुर होता है। इनके पिता भी ऐसे थे, इनकी माँ भी, इनकी बहनें भी ऐसी हैं। वो ये पुराने वक्त से ही। हाँ, वो भैया भी मेरे से
खैर वो तो उनके शहर के हैं, तो उनके खानदान को तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने लिटरली ऐसी फैमिली नहीं देखी, मतलब मैं अभी तक की इतना सब कुछ आपके पास हो। आज अमिताभ बच्चन भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर ले तो वो जया बच्चन एक्सेप्ट नहीं करेगी, चाहे वो कितना ही पैसा प्रॉपर्टी दे दे। मुकेश अंबानी भी नहीं कर पाएगा। आप जितने जितने नामी लोग ले लीजिए, उनके घर वाले एक्सेप्ट कर ले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो बताइए, नहीं हो सकता। नहीं हुआ भी है, आप देखिए कितने लोग डाइवोर्स्ड हैं सिर्फ इस चक्कर में। नहीं एक्सेप्ट नहीं होता ही नहीं। नहीं होता। Concept वही मैं ही नहीं है आपको acceptance स्वामी जी, का, आप concept खुद ही नहीं है। सोचिए, उनकी छोटी बेटी की शादी में मैं कार्ड बांटने जा रही हूँ। एक सामाजिक दृष्टिकोण से क्या ये इजी लगता है आपको? और उनके मतलब समझ लीजिए इन लॉज में भी मैं गई हूँ और सब जगह गई हूँ, और मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि शायद किसी को भी इतनी मिली होगी। तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उस समाज में रहकर। ये उनका ये डीएनए है, उनका इंसानियत उनके डीएनए में है, ये ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि उनका परिवार ने जिस ढंग से, आज हम सब जाते हैं, ये भी गई है, हाँ, उनकी बिल्कुल। बेटी के ससुराल सच गई है, में जब नियति मैं- गई है, मेरा- यहाँ तक कि हमारे साथ जितने भी लोग हैं, अगर हम चले जाए ना उनके ससुराल, बेटियों के ससुराल, तो उनका भी ऐसा ही वेलकम होगा। क्योंकि उनके ससुराल वाले भी हमारे यहाँ आए हैं, रहे हैं एज ए, बिल्कुल उन्हें सोचिए आप, एक समधी को सब पता है कि उसका समधी कैसा है और उसकी लड़की उनके घर पे है, तो कितनी बड़ी बात है ये। तो ऐसा नहीं है कि समाज में जो है मैसेज नहीं गया है। सबसे पहला मैसेज उनके खुद के उन्होंने घर पे अपने गया घर है, में दिया है, सच घर में। पे दिया है। उनकी पहली बेटी की शादी में भी मैं थी, सारे अरेंजमेंट्स हमने मिलके किए, सब कुछ किया। इतना ओपन तो दूसरे- किसी की लाइफ हाँ। नहीं हो सकती, और मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती कि कोई ऐसी ओपन लाइफ। और हालांकि अगर- सच में लोग इतना बिल्कुल। डरते हैं कि कौन घर में, लेकिन ये एक सेट एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है इस पृथ्वी हम पर समाज में कि even ये इतना समाज देखते हैं में कि ऐसा है, एक हो कुंवारा सकता है। लड़का भी अगर अफेयर करता है तो वो भी अपनी फैमिली को नहीं बता नहीं पाता बता। कि मैं मतलब कि यहाँ मेरी लाइफ में कोई है या कैसे है क्या नहीं है। लेकिन इतना मतलब इतना बोल्ड और और एक still साथ में कन- वल्गर नहीं होना, ए- सिर्फ बोल्ड होना। हाँ, एक कंडीशन उनकी तब थी जब वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पहले साधना में दिया, अपने संन्यास को दिया, फिर अपनी अलग जिंदगी बनाई। फिर उस कंडीशन पे भी नहीं थे कि बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। लेकिन उनकी पिता की मृत्यु के बाद, मतलब उनकी मृत्यु से पहले धीरे धीरे हमारी कंडीशन थोड़ी ठीक होने लगी। फिर उनकी बेटी की शादी, तब तक हमारी थोड़ी इतनी हो गई थी कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हम मतलब इस योग्य हैं। तब उनके परिवार को भी पहले यही लगता था कि ये लड़का तो किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ नहीं देख सकता। बहुत मिथ थे अपने ही बच्चे के बारे में उनके परिवार को भी। लेकिन उस सारी सोच को भी उन्होंने पलटा है और अपने हर परिवार के जितने भी मेंबर्स, बहनें हैं या कोई भी है XYZ, सबकी मदद की है उन्होंने, जहाँ जहाँ जिसको जिसको जो जो जरूरत पड़ी। ये नहीं कि परिवार ने नहीं समझा तो अब मेरी बारी है, मैं दिखा के रहूंगा, ऐसा कभी नहीं रहा। उन्होंने पलट के हमेशा मदद के लिए ही वो पलट के गए भी, और हमेशा इस नज़रिए से उन्होंने समाज को फिर से एक तरीके से जुड़ाया किया कि कहीं ना कहीं मैं इन्हें कुछ दे सकूं, कुछ कर सकूं इनके लिए। हालांकि इस बात को समझने में भी बहुत साल लग गए समाज को और उनके परिवार को भी। शुरू में उनकी माँ को भी नहीं समझ में आया, हाँ नहीं थी। लेकिन उनकी माँ भी धीरे धीरे बदली। किसको देख रही हो? ऐसे ही नहीं, हाँ बहुत। सुनाओगी तो पूरी रात लगेगी। हाँ, ये तो कहानियाँ खत्म ही नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल कहानियाँ खत्म नहीं होंगी। बट बहुत अच्छा हुआ। सीजन गया, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्वामी जी के लिए जो कहा जाए वो कम है। और एक शिष्य के तल से भी कहा जाए कम नहीं है, परीक्षाओं को बताया जाए तो भी कम नहीं है, कुछ भी कम नहीं है।